जी हाँ, आप देख रहे हैं मुनाफे की तैयारी। आपसे 5 मिनट पहले आपने दोनों टीम्स को देखा, फिर शायरी सुनी, ग्लोबल सेंटीमेंट को समझा और अब बात करते हैं कि इस वक्त एसजीएफ निफ्टी कर क्या रहा है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 14,560। मैं एक बात तो कह सकता हूं कि बीते 20 मिनटों में हालात एसजीएफ निफ्टी के और सुधरे हैं। अब करीब 1% ऊपर 14,558 एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है। क्या है, बात करेंगे उस पर, लेकिन रेस्ट ऑफ एशिया को देखते हैं। देखिए, कल वॉल स्ट्रीट पर जो पुल बैक आया और उसका क्या इंपैक्ट है रेस्ट ऑफ एशिया पर। निक्काई करीब 400 अंक ऊपर, यानी फीसदी लिहाज से 1.5% ऊपर कारोबार करता है। कॉस्ट भी लगभग 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। और अगर आप एशिया के दूसरे इंडेक्सेस को देखें, जैसे स्ट्रेट टाइम्स, हैंग सेंग, हम हैंग सेंग को बहुत चेस करते हैं, याद रखिएगा। हमारा कोरिलेशन वहां से काफी स्ट्रांग रहा है और करीब 233 अंक ऊपर और 3/4% ऊपर शंघाई ऊपर है और लगभग 1/3% अगर आप देखें स्ट्रेट टाइम्स ऊपर कारोबार कर रहा है। आइए देखते हैं एशियन मार्केट्स की हलचल के बाद एसजीएफ निफ्टी की हारी अगर आप देखें टिक्स के बाद जरा आइए मुनाफे की तैयारी। और पहला सवाल में हमारे मेहमान कौन होंगे, उनसे करते हैं मुलाकात होली के इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के श्री संजीव हसीन होंगे, उनसे करेंगे बात, उनके टॉप कमीशन ट्रेड्स को समझेंगे। आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे साथ होंगे विलियम ओनिल के मयूरेश जोशी, एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश शतपति, प्रकाश काबा.com के प्रकाश काबा, वाशिंगटन वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मोता और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज सचिन मुंडापड़ी और एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवे होंगे। जुड़े के शहर भोपाल से हमारे साथ होंगे डिस्ट्रिक्टविनर्स.com की रचना वैद्य, नवाबों के शहर लखनऊ से मानस जायसवाल.com मानस जायसवाल। और याद रखिएगा, आज की तारीख में सेकेंडरी से लेकर अगर आप देखें प्राइमरी मार्केट, हर जगह हलचल होती है। आज भी 2 लिस्टिंग है, कल्याण ज्वेलर्स और स्टूडियो स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इन लिस्टिंग पे बातचीत करेंगे। आपको गेंस मिलेंगे तो क्या करना है और ना मिले गेंस तो क्या करना है। शैल जी, ओवर टू यू। तो जी, हमारे पास 10 दिग्गजों का टेक्निकल और फंडामेंटल पैनल है। आज जब आप अप्रैल की एफएनओ एक्सपायरी शुरू होते हुए देख रहे हैं, 2 आईपीओस लिस्ट होंगे, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और कल्याण ज्वेलर्स। यहां पर क्या रणनीति आपको रखनी चाहिए, इस पर तो चर्चा होगी। साथ ही साथ जरा ध्यान डालते हैं ग्लोबल मार्केट्स पर। कल अच्छा हरा निशान आपने देखा नीरज जी, कम से कम डाउ और बाकी के 2 इंडिसेस पर। क्या रणनीति, और ये बताइए कि अब क्रूड ऑयल में किस तरीके का उछाल आ रहा है। सुएज कैनाल में जो शिप अटकी हुई है उस वजह से कम कमोडिटीज बिजनेस में अच्छी तेजी है और ग्लोबल ट्रेड में एक हल्का सा विराम आपको लगता हुआ दिख रहा है। शैली, कल बड़ा दिलचस्प था वहां पे। पहले अमेरिकी बाजारों को देख लेते हैं। वहां पे 2 अच्छी खबरें आई। एक तो जो जॉबलेस क्लेम का डेटा आता है वो बहुत अच्छा आया है। जो संख्या अनुमान लगाई जा रही थी कि 7.5 लाख के आसपास आएगी, वो घट के 6,38,000 के आसपास आई, जो कि बहुत अच्छा डेटा कहा जाए। यानी बेरोजगारों की संख्या कम हुई है उस हफ्ते जो दावा करते हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट था मार्केट के लिए। और दूसरा, जो उनकी चौथी तिमाही यानी दिसंबर क्वार्टर था, उसका जो जीडीपी का आंकड़ा वो रिवाइज हो गया है। पहले वो 4.1% का आया था, अब वो रिवाइज होकर 4.3% का आया है। तो इससे ये भी अंदाजा लगता है कि ग्रोथ का मोमेंटम बहुत तेज है। और अब तो एक Q1 खत्म होने वाला है अमेरिका का, तो वो जो आंकड़ा आने वाला होगा उसका अनुमान भी बहुत बढ़िया दिखेगा। तो ये 2 फैक्टर थे जिन्होंने मार्केट में कल जोश भरा और इसीलिए आप देखिए सारे इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। तो लोगों ने वापस आके यहाँ पे खरीदारी की। अब जो सुएज कैनाल वाली बात है, उसमें कल क्रूड में बड़ी दिलचस्पी वाली बात यही कि जैसे अपने मार्केट में कल आधे घंटे के अंदर ऊपर नीचे दोनों आपने देखे, वैसे ही कल क्रूड में भी हुआ। कल ये कहा गया कि वो जो एवर गिवन शिप है उसको हटा लिया जाएगा जल्दी ही, क्योंकि उसमें एक्सपर्टाइज वाले लोगों को बुलाया गया है। लेकिन तो वो आए और उन्होंने काम शुरू किया तो क्रूड 4% नीचे गिर गया, $60 के आसपास आ गया ब्रेंट। लेकिन तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इसमें तो हफ्तों लगेंगे, तो क्रूड फिर ऊपर जाने लगा, वो $62 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वो शिप वाला जो मूवमेंट है उसकी वजह से क्रूड में आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक वहां दिक्कत रहेगी तो बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि $10 बिलियन का डेली ट्रेड वहां से गुजरता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है और बहुत जगहों पे इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। सिर्फ क्रूड में ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में होगी, बहुत सारे कैटल फीड्स में होगी, एग्रो प्रोडक्ट्स में होगी। तो ये एक बड़ा मुश्किल वाला खड़ेगा। करीब 250 जहाज लाइन से खड़े हुए जो गुजर नहीं पा रहे हैं, अगर वो वापस जाएं तो कैसे जाएं। तो मुझे लगता है कि ये एक समस्या है जो फौरी तौर पे आपको दिक्कत दे सकती है। तो कमोडिटी में इसकी वजह से एक मूवमेंट आ सकता है। अदरवाइज मार्केट का सेंटिमेंट बेहतर था और उम्मीदें करनी चाहिए कि आगे जाते हुए वैक्सीनेशन कैसा होता है और पैंडेमिक के नंबर कैसे आते हैं, मार्केट इसी को ट्रेड करेगा। चलिए,
चलिए, ये राय आपको नीरज जी से आती हुई दिख रही है ग्लोबल संकेतों के द्वारा। अब ऐसा करते हैं, वीरेंद्र जी से जुड़ते हैं, उनकी आज की निफ्टी की स्ट्रैटेजी स्क्रीन पर आपको आती हुई दिखेगी। वीरेंद्र जी, लगभग आपने 1000 पॉइंट खोए हैं निफ्टी पर 12 मार्च से कल की क्लोज तक, जहां पर मार्च एक्सपायरी समाप्त हुई। बताइए, क्या रणनीति आप आज के लिए सेट कर रहे हैं, और अप्रैल की एक्सपायरी में हम बाजार के हिसाब से बहुत लाइट जा रहे हैं, क्या वो फायदेमंद है निफ्टी के लिए? जी शैल जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहां पे कह दी कि आप काफी लाइट जा रहे हैं। देखिए, रोलोवर्स काफी स्ट्रांग हुए हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू याद रखिएगा रोलोवर्स कम है। दैट मीन जो शैल जी ने बात कही कि हम लाइट जा रहे हैं अगली सीरीज में, दैट्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज जब मैं बात कर रहा हूं तो दो चीजें याद रखिएगा जहन में जो हो चुकी हैं। कल का सेल ऑफ भी आ चुका है और सेल ऑफ के बाद एक पुल बैक भी आ चुका है। तो आप न्यूट्रल जा रहे हैं क्योंकि यूएस मार्केट में एक बहुत स्ट्रांग पुल बैक था। उस पुल बैक को रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन ये भी याद रखिए कि आप काफी हद तक का एक पुल बैक दिखा चुके हैं। अब आप उन डेटा पे ध्यान दीजिए जो कि अप्रैल की सीरीज के पहले कॉन्ट्रैक्ट का, यानी 1 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट का डेटा है और 29 अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट का डेटा है। चलिए, एक चीज तो है, चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो विच इज नाउ फ्लोइंग टुवर्ड्स 93, वो एक परेशानी का सबब है, और दूसरा परेशानी का सबब है एफआईएस के स्टेट्स। हालांकि मुझे देख के बहुत ये अचंभा नहीं हुआ कि उन्होंने कल 3400 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, क्योंकि बुधवार को और मंगलवार को उन्होंने अपने आप को इस तरीके से प्लेस्ड किया था कि वो गुरुवार को माल छोड़ेंगे, और उन्होंने छोड़ा। हालांकि इसको कंपनसेट किया 2267 करोड़ रुपए की बैंक के साथ डीआईएस ने 960 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बाय किया, 1313 करोड़ रुपए का अगर आप देखें तो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किया। अब ये बाइंग क्या है, इस बाइंग को देख के बहुत एंकरेज होने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट कवरिंग थी उनकी तरफ से, यानी शॉर्ट्स को आपने कवर किया। करना क्या चाहिए, याद रखिएगा कल की लोएस्ट, कल हम सेल पे थे, सेल ऑन राइज पे थे। एक बार मैंने प्रॉफिट बुक किया इनिशियली 10 बजे, उसके बाद मैंने फिर पुट ली। पुट लगभग 20 रुपए दे रही थी, फिर मैंने पुट कैरी भी करी। अब क्या करना चाहिए, जरा कॉल्स के स्टैट्स पे आइए, और क्या कहते हैं कॉल्स के स्टैट्स, जरा 3 स्ट्राइक्स दिखाइएगा। देखिए, जिस जोन में हम ट्रेड कर रहे हैं उस जोन में सबसे बड़ा पुट्स कॉल्स में ओआई कंसंट्रेशन है शैल जी 14,500 और 600 पे, जहां पे करीब 23 लाख कॉल खड़ी हैं। और नीचे अगर आप पुट्स को देखें तो 14,200 और 14,000 की पुट में सबसे बड़ा ओआई खड़ा है। मैं एक डिस्क्रिप्शन यहां पे आपको अप्रैल की सीरीज का दे देता हूं, याद रखिएगा। अप्रैल की सीरीज में 14,700 और 800 की कॉल में सबसे बड़ा ओआई कंसंट्रेशन है, और नीचे पुट्स में 200 और 14,000 की पुट। आज ओपनिंग के बाद अगर हम सस्टेन करते हैं शैल जी 14,500 और 537 के जोन के ऊपर, तब हम एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 14,700 और 14,660 तक देख सकते हैं, और उसमें पार्टिसिपेट करिए 14,600 की और 700 की कॉल के जरिए। लेकिन अगर हम पोस्ट ओपनिंग 14,500 या फिर 537 के ऊपर ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, सस्टेन नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिएगा हम फिर सिंक होंगे, और हम क्या छुएंगे, वो है बेस जोन 282 और 234। शॉर्ट कवरिंग के लिए शैल जी निफ्टी पे 2 ही लेवल है जो जनरेट करेंगे, एक तो आपका बेस जोन या फिर आपका एक ट्रिगर जोन जो कि है 14,500 और 537। ऑप्शन कौन सा पिक करूंगा शैल जी, ये ओपनिंग के बाद बताऊंगा। ऑप्शंस में अच्छे स्विंग मिल रहे हैं अभी शैल जी। ऑप्शंस में ध्यान दीजिए, वॉलेटिलिटी बहुत जबरदस्त है। कल का अगर आप ट्रेड देख रहे थे 2 से 3:30 बजे तक, तो दोनों तरफ आपको ऑप्शन सेलर्स और बायर्स परेशान होते हुए दिखे। वीरेंद्र जी, ये तो आपने रणनीति सेट करी निफ्टी पर। अब बताइए, बैंक निफ्टी पर आपका कैसा रुझान है? मार्च की एक्सपायरी में हमने 5% का कट आता हुआ देखा बैंक निफ्टी पर, और अगर आप मार्च 12 से देखें जो कि एक हाईएस्ट लेवल था बैंक निफ्टी का, वहां से लगभग 3,100 पॉइंट आपको कटते हुए दिख रहे हैं बैंक निफ्टी पर। इस इंडेक्स पर क्या रणनीति है आपकी आज के लिए? जी शैल जी, देखिए 2 चीजें हैं। अगर आपने प्रश्न पूछा बैंक निफ्टी पे अप्रैल का, शैल जी जानते हैं डेटा क्या कह रहा है? सबसे बड़ा कॉल राइटर अप्रैल में, पूरे अप्रैल में 34,000 पे खड़ा है। 34,000 पे क्या है? 34,000 पे है आपका फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस आंकड़े को जहन में रखिएगा, पहली चीज तो ये है। और नीचे क्या है? पुट्स में शैल जी सबसे बड़ा कंसंट्रेशन है 32,000 के स्ट्राइक पे। 32,000 क्या है? समझ लीजिए कि 32,000 है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आ गया आज का सेशन,
और इस सेशन को कैसे अप्रोच करें जब एसजीएक्स निफ्टी हरे में ट्रेड कर रहा है। पहली बात तो यह है कि कल के लो से ऑलरेडी बैंक निफ्टी काफी सीवियर और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे चुका है, तो कैसे अप्रोच करेंगे? चलिए, अगर आप इंट्राडे चार्ट्स को देखें और बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें और ऑप्शन राइटर्स के बिहेवियर को देखें, तो ऑप्शन राइटर्स का एक कंडीशन जोन जो है वो है करीब करीब 33,484 और 33,555। इसके ऊपर हम अगर ट्रेवल करते हैं तो शॉर्ट कवरिंग आपको 33,800 33,900 तक लेके आ सकती है। लेकिन अगर इंट्राडे में कह रहा हूं मैं आज 33,500 400 और 33,450 का जोन नहीं निकला तो हम फिर से सिंक होंगे और 32,400 कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को छू सकते हैं। तो कुल मिला के ओपनिंग के बाद शैल जी दोनों ही इंडस्ट्रीज पे निफ्टी और निफ्टी बैंक पर हट ही नहीं होने की जरूरत है। ये नहीं कि जो कल सोचा था वो आज भी होगा या फिर जो आज तय कर लिया वो करूंगा। आज सेशन बाय सेशन अगर आप देखें आपको इस मार्केट को अप्रोच करना पड़ेगा एज ए इंडेक्स ट्रेडर, और 33,500 और 550 ऑन निफ्टी बैंक और निफ्टी पे 14,500 और 537 इंपॉर्टेंट क्लस्टर होगा शॉर्ट कवरिंग को जनरेट करने के लिए। ऑप्शंस शैल जी खुलकर पोस्ट ओपनिंग पिक करेंगे। चलिए, तो वीरेंद्र जी की रणनीति तो यह है कि बाजार को खुलने दीजिए, जरा पहले टिक्स आ जाएं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, वहां पर आपको सेटल होते हुए दिखेंगे इंडिसेस, और उसके बाद ऑप्शंस के सहारे आपको मुनाफा कमवा कर दिखाएंगे। चलिए, अब जुड़ते हैं अपने टेक्निकल पैनल से। 8 दिग्गज आपके साथ जुड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे आज की रणनीति उनके मुताबिक। सबसे पहले जुड़ेंगे राजेश पालविया साहब से। पालविया साहब, स्वागत है आपका। निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग लगभग 1.2% नीचे मार्च की एक्सपायरीज में, लेकिन रोल ओवर्स अगर आप देखें तो वो आपको शॉर्ट साइड पर होते हुए दिखेंगे, दोनों इंडिसेस पर प्रतिशत भी ज्यादा है। आज की रणनीति में आपकी टॉप कन्विक्शन कॉल क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, रोल ओवर डेटा तो ये दिखा रहा है कि मार्केट लाइट है। निफ्टी में करीब 6 लाख शेयर का रोल ओवर कम हुआ है, लेकिन उसके और दूसरी साइड देखें तो बैंक निफ्टी में एग्रेसिव रोल ओवर है, करीब 15 लाख शेयर ऐड होते हुए दिखे, और मार्केट वाइड रोल ओवर भी देखे तो वो भी एक लाइट नोट पे है। तो मार्केट तो थोड़ा लाइट हुआ है क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से गिरावट थी तो बहुत सारी पोजीशन अनवाइंड हुई है और मार्केट में थोड़ा सा वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी एडॉप्ट कर रहे हैं लोग। और मुझे लगता है जब तक, जैसा वीरेंद्र जी ने बताया, 14,620 मेरे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम देखें तो वो लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगा तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग या एक कंफर्ट जो आना चाहिए मार्केट को वो अभी बाइंग साइड में नहीं आएगा। यस, स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन 14,620 का लेवल मैं क्लोजली वॉच करूंगा। जब तक हम उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे तो कंफर्ट जो बोलना चाहिए मार्केट में बाइंग साइड का वो नहीं आता हुआ दिखेगा, ऊपर में वापस सप्लाई प्रेशर बना रहेगा। आज के लिए जो स्टॉक ट्रेड करने के लिए मुझे जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो मेटल पैक से है, और उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए तो वॉलेटिलिटी में मेटल सेक्टर जो था वो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। कल के सेशन में भी काफी अच्छी बाइंग एक्शन लास्ट में 1 घंटे में देखने को मिली पूरे मेटल पैक में। तो जेएसडब्ल्यू स्टील को यहां से बाय करने की सलाह रहेगी। 450 455 तक के टारगेट हमें लगता आते हुए दिखना चाहिए। 432 के स्टॉप लॉस से जेएसडब्ल्यू स्टील बाय करने की सलाह। याद रखिएगा, मैं एक बात कहना भूल गया, ये रोलोवर्स की शीट में मेटल्स, एफएमसीजी और साथ ही साथ सीमेंट में बहुत अच्छे रोलोवर्स देखने को मिले हैं। रोलोवर्स के साथ कॉस्ट इंप्रूव हुई हैं। आज की पहली पिक जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, याद रखिएगा। अब मानस, आपका टॉप कमीशन ट्रेड क्या होगा? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, मेरा कन्विक्शन ट्रेड भी मेटल क्षेत्र से है क्योंकि कल जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो गिरावट हमने देखी वहां पर भी, अगर पिछले 10 दिन 12 दिन आप देखेंगे तो वहां पर भी मेटल क्षेत्र ने आउट परफॉर्म किया है। तो अगर एक बाउंस बैक आएगा तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो मेटल क्षेत्र में बहुत सारे स्टॉक बेहतर लग गए हैं, पर मेरा एक सेल रहेगा। उसके 2 रीजन है। पहली चीज, अगर आप देखिए तो बहुत बड़ा क्रैक देखने को नहीं मिला, एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला। स्टॉक ने 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, एक हैमर पैटर्न बना है डेली चार्ट पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर फिर से रैली कंटिन्यू होगी, शायद हमें वापस 78 79 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो करीब 6 से 7 रुपए का आपको सेल में देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करें सेल में और स्टॉप लॉस रखें 69 रुपीज का। मेटल स्पेस से दूसरा स्टॉक आया है सेल बाय, याद रखिएगा मनोज जायसवाल जी की कॉल है, करीब 78 का टारगेट है, यहाँ पे 16 का स्टॉप लॉस है। राजेश अतपुते जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड?
गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन और एडवांस में सबको होली की शुभेच्छा। वीरेन, मुझे जो काउंटर पर्टिकुलरली अच्छा लग रहा है, थोड़ा मैं ये सोच रहा हूँ कि जहाँ पे करेक्शन हो चुके हैं और जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और जिसका चार्ट वीकली बढ़िया है, तो मुझे लगता है वो है आईडीबीआई बैंक। बहुत कम समय में इस पे काम करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो चार्ट वीकली है वो प्रॉमिसिंग है। इट्स अ फ्लैट फॉर्मेशन ऑन अ वीकली चार्ट, वो भी बड़े टाइम फ्रेम पे, और जिसका पोजिशनल टारगेट मुझे लगता है वीरेन करीबन 55-60 हो सकता है, और इसलिए मैंने आईडीबीआई को आज चुना है। वैसे अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इसका 37.95 इसका कल का क्लोज है। स्टॉप लॉस भी मेरा छोटा है, थोड़ा छोटा ही रहेगा 37 का, और जो टारगेट एरिया है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी पहला मूव कहां तक आएगा तो वो रहेगा 43 to 45। तो 43-45 ये टारगेट के लिए मुझे आईडीबीआई बैंक बहुत बढ़िया लगता है। बैंक याद रखिएगा, राजेश अपूरी जी की कॉल है। अब बात करते हैं आशीष चतुर्मुखा से। आशीष, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, मेटल में मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रेंथ है और उसमें टाटा स्टील, जिंदल, इनमें बहुत ही अच्छा बिल्डअप पोजीशंस ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं जिंदल स्टील के साथ अपनी ट्रेडिंग पिक में जाना चाहूंगा। 304 रुपए का यहाँ पर मुझे लगता है स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अच्छा डबल बॉटम डेली चार्ट पर बना है। 324 रुपए के लक्ष्य जिंदल स्टील के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, जेएसपीएल यानी मेटल स्पेस से थर्ड कॉल है, याद रखिए आज के लिए करीब 324 का अगर आप देखें लक्ष्य है, 304 का स्टॉप लॉस है। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड आज का। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। मुझे लगता है मार्केट जो है, पहले मैं उस पर बात करूंगा कि यहाँ पर मेक और ब्रेक जोन्स पर है। जो कल का जो लो है ज्योमेट्रिकली बहुत ही ब्यूटीफुल लो है, तो बाउंस करना है तो जगह अच्छी है, स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए मैंने चुना है लॉन्ग कॉल डॉक्टर रेड्डी। यहाँ पर एक तेजी मिल सकती है और डॉक्टर रेड्डी का चार्ट दिखा रहा है, संकेत दे रहा है कि शायद यहाँ पर अपमूव मिले। टारगेट होगा ऑन द अपसाइड करीब 4500 का, स्टॉप होगा 4336। चलिए, तो वीरेंद्र जी, दो बातें आप समझिए कि क्या हुई हैं। एक तो कन्विक्शन सेक्टर आपको मेटल्स उभरता हुआ दिख रहा है। हम लोग 4 लॉन्ग कॉल्स ट्रैक कर रहे हैं स्पेस में, और एक अच्छी बात यह है कि चाहे बिकवाली आपको बाजार में आती हुई दिख रही हो, लेकिन ज्यादातर बाय कॉल्स फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही हैं। रचना जी से जुड़ेंगे। रचना जी, बताइए आपका आज का टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या है? जी, मेरा आज का टॉप कन्विक्शन ट्रेड जो है वो एशियन पेंट्स में है, और एशियन पेंट्स में हम फ्यूचर्स के हिसाब से 2360 पे एसएल लगाएंगे, और ऊपर वाली साइड पे टारगेट्स जो है वो 2410, 2420 एंड 2430 के हैं। चलिए, ये आपके सामने खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। आज रचना जी हमेशा आपको एक कॉन्ट्रेरियन पिक देती हैं। ज्यादातर अगर खरीदारी होती है तो उनके पास बिकवाली की पिक होती है, लेकिन आज एशियन पेंट्स के साथ आपको एक रुझान लॉन्ग साइड पर रचना जी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। रचना जी, आप पहली बार हमारे साथ होली के पावन त्योहार के आसपास जुड़ रही हैं, तो ऐसा कैसे हो कि आपको वीरेंद्र जी की बढ़िया शायरी ना सुनाई जाए? तो वीरेंद्र जी, अपनी 4 लाइनें जिसमें बहुत सारे बिखरे हुए रंग हैं, लाल और हरे, जरा दोबारा चर्चा कीजिए रचना जी के लिए। जी हाँ, आज रचना जी की कॉल एशियन पेंट्स है, होली का दिन है, तो ये पंक्तियां जो है वो बड़ी सूट कर रही हैं। शैल जी, आपकी जैकेट का कलर देखिए, मेरी जैकेट का कलर देखिए, और मेरे पॉकेट स्क्वायर्स के रंग देखिए, रंग ही रंग बिखरे हुए हैं। तो अर्ज करता हूं और गौर फरमाइएगा, रंग बरसेगा, गुलाल की बौछार होगी, कल हरा था आज लाल है, कल फिर हरे की बौछार होगी। है घड़ी मुश्किल की लेकिन ये घड़ी भी कट जाएगी, रंग बरसेगा, आएगी खुशी लौट के आएगी। रचना जी, बहुत बढ़िया, आपने तो सुबह सुबह रंग बरसे वाला गाना भी याद करा दिया, रंग बरसे बोल दिया। परफेक्ट लाइन्स फॉर द परफेक्ट ओकेजन। चलिए, तो ये रणनीति फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है।
हम लोग 6 लॉन्ग कॉल्स ट्रैक कर रहे हैं, जिनमें से आधी यानी कि 50% आपको मेटल स्पेस से दिखेंगी। ये हैं सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर। अब जुड़ते हैं मयूरेश जोशी साहब से। आप हमारे रिसर्च गुरु हैं और आपके सामने सारी कॉल्स का समागम है। बताइए मयूरेश जी, किस हिसाब से आप अप्रैल की एक्सपायरी को देख रहे हैं अपने सामने? काफी आपने प्रॉफिट बुकिंग देखी, खासकर बैंक निफ्टी में। कोई ऐसा स्टॉक जो आपको वहां पर पसंद आता हो, और फिर चर्चा करेंगे आपके टॉप कन्विक्शन ट्रेड की। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग वीरू जी। तो मुझे लगता है आई थिंक 2-3 अहम चीजें यहाँ पे। आई थिंक पहला आई थिंक जो अंडर परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट्स का रहा है, आई थिंक दैट इज फार मोर देन इवन द इमर्जिंग मार्केट्स या डेवलप्ड मार्केट्स से आई थिंक। और प्राइमरी रीजन आई थिंक अपार्ट फ्रॉम बॉन्ड यील्ड्स, मैक्रो डेवलपमेंट, जियोपॉलिटिकल टेंशन हैज बीन द कोविड केसेस। पर जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ रहा है देश में, मुझे लगता है आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक अगले कुछ हफ्तों में जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ेगी एंड कोविड केसेस का होपफुली एंड फॉर्चुनेटली आई थिंक पीक ऑफ होकर नीचे आएंगी, आई थिंक दैट बिगेस्ट फियर दैट FIs, FPIs एंड जनरली जो मार्केट सेंटिमेंट के पास है, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट अबेटिंग। दूसरा आई थिंक आप देखिए शेल्सर के आई थिंक जो रिजल्ट्स आएंगे 10 दिन बाद, आई थिंक रिजल्ट्स काफी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि Q3 के नतीजे का कल हम आकलन करें तो आई थिंक जो नंबर्स एक्सपेक्टेड थे और जो डिलीवरी आई है अक्रॉस सेक्टर्स, दैट हैज बीन स्पेक्टेक्युलर। और इसलिए आई थिंक आप रेटिंग एजेंसीज की अगर GDP फोरकास्ट के अनुमान देखें, OECD में इंडिया इज द टॉप प्लेस्ड, नॉट फॉर जस्ट नेक्स्ट ईयर, उसके बाद के वित्त वर्ष में भी 12.5%, 5.5% ग्रोथ। S&P ने कल अपग्रेड किए हैं GDP आउटपुट के एस्टिमेट्स इंडिया को देखे। सो इंडिया इज बेस्ट प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन फ्लोज। आई थिंक द वॉलेटिलिटी शुड सबसाइड इन द नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स। और मेरे हिसाब से, खुद के हिसाब से 14,050 जो 100 DMI निफ्टी का है, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो ब्रेक होना नहीं चाहिए। एंड इनफैक्ट अप्रैल सीरीज को मैं देखता हूँ पॉजिटिवली बंद होनी चाहिए फॉर द इंडियन मार्केट्स एज होल। मुझे लगता है आई थिंक जहां पे स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आएंगे, आई थिंक सीमेंट, पाइपिंग कंपनीज, फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे फ्रॉम एन अप्रैल पर्सपेक्टिव फोकस रखना चाहिए। ओके, तो मयूरेश जी थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा क्लियर थॉट दीजिए ना, क्या चीज करना चाहेंगे आप आज? तो अप्रैल के हिसाब से वीरू मुझे लगता है आई थिंक आईटी सेक्टर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। विद इन आईटी मुझे लगता है माइंडट्री जो मिड कैप आईटी कंपनी है, यहाँ पे अगर थोड़े पुल बैक्स मिलते हैं टुवर्ड्स इट्स 50 DMA, आई थिंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यस, आई थिंक वेज हाइक सारी आईटी कंपनियां देंगे Q4 में, इसलिए मार्जिन इंपैक्ट Q4 में आएगा सोनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ वेज हाइक्स। बट बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ डिसरप्शन रिलेटेड टू दैट, जो ऑर्डर फ्लोज बढ़ी है एंड स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ माइंडट्री, आई थिंक $325 मिलियन के आसपास ऑर्डर्स आई हैं, इनकी ऑर्डर बुक है। मार्जिन्स हैव इंप्रूव टू 2021 और मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट 21-22% के ऊपर मार्जिन्स मेंटेन करेंगे। तीसरे, क्लाइंट एडिशंस हैव बीन वेरी गुड और इसलिए यूटिलाइजेशन लेवल 85% के आसपास है इनका, विच रीड्स टू द फैक्ट दैट कैश फ्लोज और डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगी। एंड यूजर सेगमेंट्स जिसको ये केटर करते हैं, रिटेल जो 50% है, मैन्युफैक्चरिंग जो 25% है, बैंकिंग जो 19% है और ट्रैवल इज ओनली 8%, ऑल दीज सेगमेंट्स शुड सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट जो Q3 में मैनेजमेंट ने कहा है। तो ये लगता है आई थिंक अर्निंग्स आईटी सेक्टर विद इन दैट मिड कैप में आई थिंक अप्रैल का सितारा मेरे हिसाब से आई थिंक माइंडट्री हो सकता है। ओके, माइंडट्री अगर आप देखिए आपकी पिक हो गया आज के लिए। आइए आपको सारी की सारी वो कॉल्स बता देता हूं जो कि आज हमारे मेहमानों ने हमारे साथ शेयर की है। और याद रखिएगा 9:07 के आसपास हम इन सभी मेहमानों के अप्रैल के सितारे भी पूछेंगे। IDBI बैंक, आज राजेश सतपुर जी की कॉल है। टारगेट 4537 स्टॉप लॉस, डॉक्टर एडीज 4500 का लक्ष्य। प्रकाश काबा एशियन पेंट्स, रचना जी की 14 से 10 2420 की कॉल है। आज की 2360 का स्टॉप लॉस है। उसके आगे अगर आप बढ़े तो मानस और आशीष ने क्या ट्रेड दी है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ राजेश पालवे जी आज मेटल्स 450 455, सेल मेटल्स 78 का टारगेट और JS12 मेटल्स, आशीष का टारगेट 324 का। तो मेटल्स आप देखिए काफी अच्छी खासी मजबूती है। और मयूरेश की कॉल रही IT में से माइंडट्री। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और रंग बिखेरने के लिए, बातें करने के लिए हमारे साथ होंगे सुमित और हर्षदा। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप देख रहे हैं मुनाफे की तैयारी।
मुनाफे की तैयारी में आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियोज में हर्षदा जी जुड़ी हुई हैं। खबरों का जो बाजार है वो बहुत जबरदस्त तरीके से गर्म है और बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट्स आपके सामने फिलहाल सुमित जी भी प्रस्तुत करते हुए दिखेंगे। दोनों स्टूडियोज में है, लेकिन शुरू करते हैं हर्षदा जी से। बताइए हर्षदा जी, कौन से स्टॉक्स इन न्यूज हैं जहां पर आप आज ध्यान दे रही हैं? शैल, गुड मॉर्निंग। वैसे खबरों की थोड़ी सी आज कमी है, लेकिन जो कुछ स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे उनको एक साथ ही आपके सामने पेश करते हैं। टाटा ग्रुप पर आज नजरें रहेंगी, क्योंकि दरअसल सुप्रीम कोर्ट वो जजमेंट सुनाने वाला है साइरस मिस्त्री और टाटा सन्स वाले मामले में। अब इसमें एक चीज पर सभी की नजरें होंगी कि क्या मिस्त्री परिवार या फिर शाहपुर जी पालन जी ग्रुप को अनुमति दी जाएगी टाटा सन्स में जो हिस्सा इनका है 18.47% स्टेक का, उसे बेचने को लेकर। तो वो इनफैक्ट सबसे अहम होगा। 11:15 बजे मेरे ख्याल में ये हियरिंग आती हुई दिखाई देगी या फिर जजमेंट आती हुई दिखाई देगी। तो तमाम टाटा ग्रुप के स्टॉक्स आप रेडार पर रखिएगा। टीसीएस, टाटा स्टील एंड द लाइक्स, ये सब रेडार पर आज रहेंगे। दूसरी तरफ हैथवे और डेन नेटवर्क्स भी आज रेडार पर रखिएगा, क्योंकि यहां पर दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑफर फॉर सेल लॉन्च कर दिया है। हैथवे में करीब 19.1% हिस्सा ओएफएस के जरिए बेचा जाएगा। करीब 25 रुपए 25 पैसे फ्लो प्राइस तय है। दूसरी तरफ डेन नेटवर्क्स में 11.63% हिस्सा बेचने के लिए ओएफएस आया है और 48.50 रुपीज प्रति शेयर पर फ्लो प्राइस तय की गई है। तो डेन और हैथवे दोनों ही आप रेडार पर रखिएगा। थोड़ी प्राइसिंग डिस्काउंट पर हुई है कल की क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले। थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, ये तमाम जो पैथलैब कंपनियां हैं वो रेडार पर रहेंगी, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है और इनफैक्ट अगले हफ्ते भी सिर्फ 3 दिन का काम है। लोग ज्यादातर छुट्टियों पर निकल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इन कंपनियों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पीरियड आ गया है। और वैसे भी महाराष्ट्र और दूसरी राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं कि टेस्टिंग की जो संख्या है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए कोविड को नियंत्रण में रखने के लिए और समय से आइडेंटिफाई करने के लिए। तो तमाम वो पैथलैब कंपनियां रेडार पर रहेंगी। वेरॉक इंजीनियरिंग फाइनली 1.79 करोड़ शेयर इन्होंने अलॉट किए 389 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। ये जो ओएफएस आया था उसका ये डेटा सामने निकल कर आया है। आज कल्याण की लिस्टिंग होने वाली है। 87 का इशू प्राइस था। पूरा इशू 2.64 टाइम्स भरा था। लेकिन कल्याण के साथ साथ आप बाकी की जो सोने वाली कंपनियां या फिर ज्वेलरी वाली कंपनियां हैं, चाहे वो टाइटन हो, टीबीजेड हो, थंगम आयल हो, इन सब पर नजर रखिएगा। यहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है। अच्छा, आज बैंकों के लिए भी एक बड़ी डेवलपमेंट है और बैंकों में आपने सरकारी बैंकों पर ज्यादा ध्यान देना है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा, इलाहाबाद बैंक, ओबीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक शामिल है। अब इसमें ट्रिगर यह है कि दरअसल ये टीवी 18 के सोर्सेज के हवाले से खबर आई है कि भूषण पावर एंड स्टील का रेजोल्यूशन आज लगभग तय होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील ये डील क्लोज करने वाली है और जेएसडब्ल्यू स्टील लगभग 19,350 करोड़ रुपए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को सौंपेगा, ट्रांसफर करेगा। तो इन बैंकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत रहेगी। याद रखिएगा, जेएसडब्ल्यू स्टील ने हाल ही में करीब 2500 करोड़ रुपए रेज किए थे और इस डील को वो डेट और इंटरनल अक्रूवल्स के जरिए फंड करने वाले हैं। तो बैंकों के लिए आज अहम दिन है। जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी नजरें रहेंगी। रियल्टी कंपनियों में कल ऑफ कोर्स काफी मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन महिंद्रा लाइफ स्पेसेस की ओर से डेवलपमेंट है। इन्होंने कल्याण में करीब 10 एकड़ जमीन खरीदा है। FY22 में दरअसल ये एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे हैप्पीस्ट कल्याण के नाम पर, और ये सबसे बड़ा रेसिडेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहेगा कंपनी के लिए। प्रेस्टीज एस्टेट्स कल भी खबरों में था। आज फिर एक डेवलपमेंट आया कि इन्होंने 50%, इनकी सब्सिडरी ने दरअसल टर्फ एस्टेट्स में 50% हिस्सा अक्वायर किया है और लगभग कमर्शियल डेवलपमेंट 2.6 मिलियन स्क्वायर फीट का करने वाले हैं महालक्ष्मी में, जो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी रहेगी और एक प्राइम लोकेशन भी है। फार्मा कंपनियों में सन, लुपिन, कैडिला, टॉरिन ने मिलकर इनफैक्ट एक पार्टनरशिप इंटरेस्ट दिखाया है। एबीसीडी टेक्नोलॉजीज में 40 करोड़ हर कंपनी लगाएगी और लार्जली एक एंटिटी तैयार की जाएगी जो आगे चलकर
गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस और डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने वाला है और ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव कंपटीशन स्पेशली पेशेंट बेनिफिट्स के लिए तैयार की गई है ये कंपनी। वेल्सपन इंडिया में एक अपडेट है, इंडिया रेटिंग्स ने इनफैक्ट इनकी लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है और बटरफ्लाई गांधीमती में भी क्रिस्टल ने दरअसल इनकी क्रेडिट रेटिंग्स को अपग्रेड किया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज खबरों में रहेंगे जरूर। जी हाँ, तो अगर आप देखें कुल मिला के जो हर्षदा ने स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट आपके सामने रखी, उसमें डायग्नोस्टिक स्टॉक्स और उसमें अगर आप देखें भूषण पावर एंड स्टील के सौदे के क्लोजर के चलते जिसका ऐलान जेएसडब्ल्यू स्टील कर सकती है, बैंकिंग स्टॉक्स, पीएसयू बैंकिंग बास्केट, इन पर आपको नजर रखनी है। मैं इन पे आऊंगा, लेकिन क्योंकि आज अप्रैल की सीरीज का पहला दिन है, आज की बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं और सुमित हमारे साथ है। सुमित की जैकेट भी, नेहरू जैकेट जो है वो आज काफी हद तक हरे रंग की है, तो उनसे ही शुरुआत करते हैं कि आज बड़ी जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है वो क्या है और उस टॉपिक पर फोकस करेंगे। सुमित, गुड मॉर्निंग, बताइए आज की बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट। शुक्रिया वीरेंद्र। देखिए, बाजारों में बहुत सेलिंग आ चुकी है, तो जो गैप था टारगेट्स का और सीएमपी का वो काफी बढ़ चुका है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट हैं और उनको लगता है कि बहुत अच्छे नंबर्स आईटी स्पेस में देखने को मिलेंगे। तो बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट में जो रिपोर्ट चुनी गई है वो चुनी गई है आईटी स्पेस से और टेक महिंद्रा को चुना है मेजरली ब्रोकरेज हाउसेस ने, जहां पर उनको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिलेंगे, क्योंकि 5G के लिए कंपनी गियर्ड अप है और वहां पर अच्छे एवेन्यूज दिखेंगे। स्क्रीन पर आपके आंकड़े हैं, करीब करीब 1180 रुपए का टारगेट आ रहा है और बाय साइड की रेटिंग है 968 रुपए का मौजूदा स्तर है, यानी कि यहां से करीब करीब 200-250 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक में खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हाउसेस का यह मानना है कि कंपनी वेल पोजीशनड आईटी स्पेस में, और जैसे जैसे नंबर्स आए हैं मैक्रो साइड पे एक्सेंचर जैसी कंपनीज के, उन नंबर से तो कंपनी ने अच्छे क्यू लिए हैं। एट्रिशन साइड पे कंपनी अपने एट्रिशन को कंट्रोल कर रही है, वो एट्रिशन जो है गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के मार्जिन को और बेहतर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। डील्स जो नई कंपनी कर रही है वो हायर प्राइसिंग पे कर रही है और वो प्राइसिंग वाला पार्ट कंपनी के रियलाइजेशन को और बेटर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कंपनी के मार्जिन इंटैक्ट है 15% के आसपास, जो कि FY22 में मेंटेन रखेंगे। ईपीएस ग्रोथ स्ट्रांग दिख रही है और सबसे बड़ी चीज ये कंपनी इस पूरे स्पेस में 5G को वेल कैपिटलाइज करने के लिए वेल पोजीशनड है, इसीलिए उन्होंने इसको अपने टॉप पिक के तौर पर रखा है और उनको लगता है कि बेहतर तेजियां देखने को मिल सकती है। करीब करीब 1180 के टारगेट्स सीएलएसए मेंटेन कर रहा है टेक महिंद्रा पे। टेक महिंद्रा पे सीएलएसए अगर आप देखें बड़े टारगेट्स दे रहा है, क्योंकि माइंडट्री आज मयूरेश जी की कॉल भी थी, एक बार पूरे आईटी पे और साथ ही साथ इस रिपोर्ट पे उनका एक मैं व्यू लूंगा, लेकिन उससे पहले एक टेक चेक ले लेते हैं आपका इस स्टॉक पे टेक महिंद्रा। राजेश सतपुते जी, एक बार टेक महिंद्रा को रीड कीजिएगा। मेरे ख्याल से इस 4-5 दिन के फॉल से पहले अगर आप देखें जो सबसे टेक्निकली साउंड स्टॉक था वो यही था। आज आप 968 पे खड़े हैं और आप 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आप किस जोन में बाय करना चाहेंगे इसको, कौन सा बहुत सेफ जोन है और ऊपर की तरफ आपके टारगेट्स क्या होंगे अप्रैल सीरीज के पर्सपेक्टिव से, अगर आपके जो वो लेवल्स हैं होल्ड कर जाइए स्टॉक तो? वीरेंद्र, देखिए मुझे लगता है कि अगर टेक महिंद्रा बाय करना है तो 930, 940 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 930, 935 के आसपास मुझे लगता है यहाँ पे 100 DMA का लेवल है और 200 का जो लेवल है वो 920 है। तो आप ये पकड़ के चले कि जैसे ये 940 के आसपास आता है वहां से एक्यूमुलेट करना शुरू करूंगा या प्रोबेबली वहां से बाय कॉल देना शुरू करूंगा, क्योंकि वो एक डिसेंट सपोर्ट है। तो फिलहाल के लिए तो जिस आपने बिल्कुल सही कहा, 50 DMA इसने कल तोड़ा है 985 का स्तर, तो प्रोबेबली यहाँ पे थोड़ी सेलिंग, थोड़ा सा हल्कापन आना चाहिए जहां पे आपको री एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो मेरे हिसाब से 940 वो लेवल रहेगा जहां जिसको मैं वॉच करूंगा। ये रणनीति आपके सामने टेक महिंद्रा पर सेट करते हुए दिखते हैं सतपुते साहब। वापस जुड़ते हैं सुमित जी से और ध्यान देते हैं एफएमसीजी सेक्टर पर, जो पिछले एक हफ्ते से आपको लॉन्ग साइड पर चहकता हुआ दिख रहा है। सुमित जी, कोई बढ़िया रिपोर्ट इस सेक्टर पर? देखिए, एक रिपोर्ट आई है गोदरेज कंज्यूमर पर, इनकी एनालिस्ट मीट हुई थी, उसके बाद एक नहीं इनफैक्ट मल्टीपल ब्रोकरेज हाउसेस ने रिपोर्ट दी है और सबके एक सुर में जो टेक है वो या तो तेजी की साइड है या न्यूट्रल साइड पर है। पहले सिटी की एक बाय साइड की उनकी रेटिंग है करीब करीब 800
725 रुपए का टारगेट है। CLSA की आउट परफॉर्म रेटिंग है, करीब 800 रुपए का टारगेट है। नोमुरा की न्यूट्रल रेटिंग है और करीब 790 रुपए का टारगेट वो भी यहां पर दे रहे हैं। तो मेजरली 700 रुपए का टारगेट है। तो मेजरली सभी ने ही अपनी रेटिंग को या तो न्यूट्रल रखा है या फिर आउट परफॉर्म बाय साइड पे रेटिंग रखी है। एक बात साफ है कि उन्होंने नए मैनेजमेंट जो कंपनी के हैं वो ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मार्केट शेयर कैप्चर करने के ऊपर ज्यादा उनका फोकस है। इसके अलावा एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सिचुएशन फिलहाल के भाव के अंदर हाउसेस को दिख रहा है। उनको लगता है कि बहुत अच्छी सिचुएशन बन चुकी है, हालिया करेक्शन के बाद एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है इसके अंदर। और कोर बिजनेस जो कंपनी का है वो आगे भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट्स कंपनी के लिए वापस पिकअप करते हुए दिखेंगे अगले कुछ क्वार्टर्स से, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पे कंपनी का कारोबार अभी भी मजबूत रहेगा। दो चीजें जिनके ऊपर फोकस कर रही कंपनी वो है डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन। ये गोइंग फॉरवर्ड कंपनी को और अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, इसीलिए मेजरली सबकी तरफ से बाय रेटिंग है और जो टारगेट्स है वो अपर साइड पे करीब 825 रुपए के आसपास के हैं। साथ ही साथ सुमित जी, चोलामंडलम फाइनेंस पर क्या रणनीति आती दिख रही है आपको? एक रिपोर्ट क्रेडिट स्विस की है शैल जी चोलामंडलम के ऊपर। उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ शुरुआत की, करीब 630 रुपए के टारगेट दिए हैं और FY 22-23 के लिए जो ईपीएस ग्रोथ है वो भी करीब 6% के आसपास बढ़ाया है। उन्होंने भी ये बात साफ की कि एक अच्छी क्रेडिट कॉस्ट है कंपनी की, जो कंपनी के लिए बेहतर है। दूसरा, हालिया करेक्शन के बाद या हालिया स्टेबिलिटी आने के बाद स्टॉक में एक अच्छी वैल्यू दिखाई पड़ रही है। डिसबर्समेंट ग्रोथ करीब 30% कि वो मेंटेन करके चल रहे हैं और मार्जिन भी रफली 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का एक पिकअप यहां पर दिखा सकता है। तो वैसे मल्टीपल ट्रिगर्स जो कि टेलविंड के तौर पे कामकाज करेंगे चोलामंडलम के लिए, लेकिन एक अच्छे टारगेट्स करीब 630-640 के टारगेट्स के लिए वो यहां पे खरीदारी की राय दे रहे हैं। रफली 100-125 रुपए के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड उन्हें दिखाई पड़ रहा है। जी, तो सुमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा हो रही है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर। जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, आपके सामने 537 रुपए पर आपने इसको क्लोज होते हुए देखा और इस महीने आपने एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर आती हुई दिखी। पोजिशनली बताइए आपको ये स्टॉक कैसा लगता है एनबीएफसी स्पेस में, और फिर चर्चा शुरू करेंगे हम अपने आईपीओ सेगमेंट की। मानस जी, आपके लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। देखिए, मैं समझता हूं जब शायद जब तक 514 के लेवल्स के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहता है तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि फ्रेश पोजीशन आपको, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन आपको तब बनानी है जब 556 के लेवल्स के ऊपर निकल जाए। तो फ्रेश पोजीशन 556 के ऊपर बनानी है, लेकिन जो आपके पास वो होल्ड ऑलरेडी है उसमें बने रहे और 514 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। चोला इन्वेस्ट पर आप देखें, आपकी राय है। एक दो चीजें और कंप्लीट कर लेते हैं स्टॉक्स के न्यूज में। अगर आप देखें डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पे बहुत जिक्र किया गया है, PSU बैंकिंग स्टॉक्स पे जिक्र किया गया था बहुत संक्षेप में राजेश पालवे जी। उसके बाद हम क्योंकि आईपीओ मार्केट्स को स्कैन करेंगे, PSU बैंकिंग स्टॉक्स में या फिर बैंकिंग स्टॉक्स में ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में सारे के सारे स्टॉक्स हैं, स्पेशली SBI। आप अगर एक बैंकिंग स्टॉक जिस पर दाव लगाएंगे वो कौन सा होगा? एक प्लीज PSU बैंक पे भी कमेंट कीजिएगा आप, जिसको आप चेस करना चाहेंगे लेवल्स पे। बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स में और PSU स्टॉक्स में तो काफी बड़ा प्रेशर था और मोस्ट ऑफ द स्टॉक अब सारे क्रिटिकल लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि PSU बैंक में अगर कोई स्टॉक देखना है तो उसमें मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा अट्रैक्टिव लग रहा है। इस स्टॉक में जो सेटअप के हिसाब से अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वीकली चार्ट के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं डेली सेटअप के हिसाब से भी देखूं तो स्टॉक अब अपने 100 डे मूविंग एवरेज के पास आके कल क्लोज दिया है। तो मुझे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ट्रेड करा और यहां से एक पुलबैक का ट्रेड जरूर बैंक ऑफ बड़ौदा में बन सकता है। 67-66 ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। या तो अगर ये 66 तोड़ता है तो फिर एग्जिट कर ले पोजीशन, अदरवाइज यहां से ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। मुझे लगता है पुलबैक जरूर बन सकता है जो कि इस स्टॉक को वापस 78 और 82 की तरफ लेके जा सकते हैं। तो PSU बैंक में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ यहाँ पे ध्यान दूंगा। और प्राइवेट बैंकिंग में मुझे ICICI बैंक अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें भी एक करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये भी एक अच्छे फेवरेबल लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 558 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि अगर कहीं बैंकिंग सेक्टर में अगर पुलबैक का ट्रेड बनेगा तो ICICI बैंक में एक आउट परफॉर्मेंस रहेगा। 610-620 की तरफ वापस से मूव होता हुआ दिखेगा।
ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर। अब जुड़ते हैं आस्था जैन जी से। आप हेम सिक्योरिटीज में काम करती हैं, बहुत ही जबरदस्त पैंट रखती हैं आईपीओ एडवाइजरी में, और चर्चा शुरू करते हैं दो स्टॉक्स की जो आपको आज लिस्ट होते हुए दिखेंगे, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और कल्याण ज्वेलर्स। आस्था जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं पिछले 3 आईपीओस की परफॉर्मेंस जो आपको इस हफ्ते लिस्ट होते हुए दिखे हैं। देखिए साहब, सबसे पहले लेके आइए अनुपम रसायन का चार्ट। आपके सामने 555 रुपए का ये आईपीओ आया था, 44 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ, और अब इसकी लिस्टिंग वैल्यू है 494, यानी कि आईपीओ प्राइस के नीचे सेंटिमेंट जो बाजार में आपको ध्वस्त होता हुआ दिखा है, उसका कहर सबसे पहले आपने आईपीओ मार्केट पर आता हुआ देखा। कल भी 2 आईपीओ लिस्ट हुए, उनमें से एक था क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, 488 रुपए के आपके सामने ये प्राइस आया, और यहां पर आपने कल का क्लोज आईपीओ के नीचे देखा, यानी कि 1415। एक और आईपीओ का लिस्ट हुआ था, वो था लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। वहां पर प्रभु ने हाथ पकड़ा और वहां पर आपने एक बहुत अच्छी लिस्टिंग होते हुए देखी, गैप अप ओपनिंग हुई और 164 रुपए के आसपास आपने लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को लिस्ट होते हुए देखा कल। यहां पर जो आईपीओ प्राइस था वो था लगभग 130 रुपए, वहां पर अच्छी लिस्टिंग हुई। अब आस्था जी से जुड़ते हैं। आस्था जी, आपके सामने 2 आईपीओ आज लिस्ट हो रहे हैं, कल्याण ज्वेलर्स और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्योंकि ब्रांड बहुत जबरदस्त है कल्याण ज्वेलर्स की, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। बताइए क्या रणनीति। यहां पर प्राइस 87 रुपए था और सिर्फ 2.5 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन आपके सामने है। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। जी बिल्कुल, कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग जो थी उसको लेके थोड़ा सा मार्केट में कंसर्न था, और उसी वजह से सब्सक्रिप्शन फिगर्स भी हमने बहुत यहाँ पे जिसे हम कहते हैं बहुत रॉकिंग सब्सक्रिप्शन फिगर्स नहीं देखे। तो अब रणनीति क्या हो, मेरे हिसाब से पहला तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो हमारी कवरेज थी उसमें हमने यहाँ पे साफ जाहिर किया था कि अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो ही दोनों आईपीओ में लगाइए, लिस्टिंग गेन के लिए हमारी राय नहीं थी। तो अब जिनके पास ये होल्डिंग आ चुकी है उन्हें ये सलाह रहेगी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर रुक सकते हैं तो रुकिए, लेकिन अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही अगर उन्होंने लगाया है तो एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करना चाहूंगी। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें 87 के आसपास का दिया हुआ है, स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 84 के आसपास। अगर 84 का ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो एक बार निकलने की सलाह रहेगी, क्योंकि मार्केट में दूसरी कंपनी भी है जो काफी अच्छा यहाँ पे अपना प्रदर्शन दिखा रही है, तो वहां पे लगाने की सलाह रहेगी। क्योंकि वैल्यूएशन तभी हाई कमांड किए जाते हैं जब आपके जैसा कोई यहाँ पे बिजनेस नहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ इस कंपनी के साथ है नहीं। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन ज्यादा है, उसकी वजह से एक म्यूटेड लिस्टिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 84 पे और इसमें बने रहिए। अगर बाय चांस थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट यहाँ पे अगर अच्छा रहा तो हो सकता है ऊपर में अगर थोड़ा बहुत मिले तो भी मेरे हिसाब से यहाँ पे निकलना ही एक समझदारी का यहाँ पे एक रणनीति रहेगी। तो अगर ऊपर में लिस्टिंग होती है तो निकलिए, नीचे में लिस्टिंग होती है तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, और नई पोजीशंस लेने की सलाह कल्याण ज्वेलर्स में अभी मैं यहाँ पे नहीं देना चाहूंगी। जी जरा कल्याण ज्वेलर्स को और डेप्थ में एनालाइज करते हैं। लगभग यहाँ पर 1100 करोड़ रुपए का आपने इशू आते हुए देखा, 1175 करोड़ का। 107 यहाँ पर ब्रांचेस हैं कल्याण की, और ये 21 स्टेट्स में अपनी प्रेजेंस रखते हैं। आप आस्था जी बिल्कुल इससे आश्वस्त नहीं है कि ये एक अच्छा प्राइस है फिलहाल 87 रुपए का या 84 रुपए का। कोई तो ऐसा बाय जोन होगा जहां पर आपको लगेगा कि कल्याण ज्वेलर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। वो कौन सा लेवल है जो आपको पसंद आएगा कल्याण ज्वेलर्स पर अगर गिरावट बढ़ती हुई दिखती है इस आईपीओ में? हम लोग यहाँ पे पीएमएस भी चलाते हैं, हिंद पीएमएस, और हमारा जो पोर्टफोलियो उसमें भी अगर हम कहें तो हम ज्वेलरी स्टॉक्स पे यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर किसी को लेना ही है तो मेरी पहली तो राय रहेगी कि ज्वेलरी स्टॉक में इतना बढ़िया रिटर्न मिलेगा ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, तो उस हिसाब से एक बार देखिए। और दूसरा, फिर भी किसी की इच्छा है कि लें तो मेरे हिसाब से 80 के आसपास का लेवल ठीक ठाक लगता है, वहां पे आए तो एक बार सोचा जा सकता है। बट स्टिल मैं कहूंगी लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर और दूसरे सिक्लिकल स्टॉक्स लाइक सीमेंट स्टॉक्स वगैरह काफी मेरे को यहाँ पे बढ़िया लगता है, तो वहां पे पोर्टफोलियो में एक जगह बनाई जा सकती है। और नीचे में अगर किसी को लेना ही है तो 80 के आसपास के स्तर पर एक बार सोचा जा सकता है कल्याण ज्वेलर्स को बाय करने के लिए।
ये रणनीति आपके सामने आस्था जी सेट कर रही है कल्याण के लिए। 84 का अगर आपको यहां पर लो दिखे आईपीओ लिस्टिंग के बाद तो इससे एग्जिट करें, और अगर कोई भी पॉप मिले तो उस मुनाफे को अपने बैंक में डालें। किसी भी तरीके से आस्था जी को इस लेवल पर कल्याण पसंद नहीं आता। 80 रुपए के नीचे मिले तो उनकी ऐसी ही राय है कि आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियोज में। आस्था जी, अब दूसरे आईपीओ पर ध्यान देते हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, 305 रुपए का आपने इसका आईपीओ प्राइस देखा और सिर्फ 2.3 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। कुल मिला के इशू साइज था लगभग 580 करोड़ रुपए। यहां पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? इस तरह से देखा जाए तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी आईपीओ आया था और प्राइसिंग वाइज देखा जाए तो इनफैक्ट उसकी प्राइसिंग काफी वीक थी, बट हम सभी जानते हैं कि वहां पे भी लिस्टिंग के दिन तो बढ़िया रिस्पांस नहीं मिला था। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो इनका लोएस्ट इन इंडस्ट्री है। जीएनपी, एनएनपी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन सभी बढ़िया है, लेकिन अगेन वैल्यूएशन के फ्रंट पे थोड़ा सा हम यहाँ पे आश्वस्त नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन के फ्रंट पे देखा जाए तो ये तकरीबन 1.9 to 2 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू पे ही अपना इश्यू लेके आया था, जो हमें थोड़ा सा ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू लिस्टेड पेयर्स। और उसी वजह से हमारी सलाह थी कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एक किसी को लेना है एक्सपोजर तो ले, लिस्टिंग गेन के लिए सलाह नहीं थी। तो अभी आज अगर लिस्टिंग होती है तो अगेन यहाँ पे भी लिस्टिंग हम एक म्यूटेड एक फ्लैट ही लिस्टिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सलाह यही रहेगी कि अगर रिस्क ले सकते हैं तो बने रहिए, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ पे कारगर साबित होता है। तो 300 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं और या फिर इश्यू प्राइस के आसपास निकलने की ही सलाह रहेगी, कोई भी यहाँ पे अगर प्रीमियम में लिस्टिंग होती है तो। चलिए, आज आस्था जी बिल्कुल आश्वस्त हैं कि आपको लिस्टिंग गेन अगर सूर्योदय और कल्याण में मिले तो उसको आप अपने बैंक में पकड़ कर रखें। यहां पर अगर करेक्शंस होते हुए दिखेंगे तो आपको वो दोबारा एडवाइस करेंगे कि पोर्टफोलियो में इसको ऐड करें या नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेक्टर हो या ज्वेलरी का सेक्टर हो, वहां पर कंपटीशन बहुत ही इंटेंस है। ये जब आईपीओ आए थे तो बाजार का सेंटिमेंट अलग था और वहां पर आपने बहुत जबरदस्त प्राइसिंग देखी जो शायद अब रियलिटी से आउट ऑफ सिंक है। इसीलिए आप कई आईपीओस को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं अपने इश्यू प्राइस के नीचे। और इंतजार कीजिए, बाजार में अच्छा समय और अच्छा प्राइस कभी साथ साथ नहीं जाता। जब आपको प्राइस अच्छा दिखेगा तो आपको आस्था जी विश्वास रूप में बताएंगी कि कल्याण को और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऐड करना है या नहीं अपने पोर्टफोलियो में। फिलहाल आज जो लिस्टिंग होगी गहरा हरा निशान दिखे तो इन दोनों स्टॉक्स में आप अपने डीमैट शेयर्स बेच दें और मुनाफा वसूल करें। वीरेंद्र जी। जी, तो आईपीओ पर अगर आप देखेंगे, आपने एक्सक्लूसिव डिस्कशन देखा और दोनों ही इश्यूज पर, लिस्टिंग पर आज आपको क्या करना चाहिए, अप्रोच को समझा। अब आते हैं, याद रखिएगा, अप्रैल की सीरीज को थोड़ा सा और रीड करने के लिए आज सुबह सुबह हमारे पैनलिस्ट ने मेथड्स पे खूब जोर दिया। बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट में टेक महिंद्रा का जिक्र हुआ और उसके बाद आज माइंडट्री और अब देखें मयूरेश की टॉप कन्वर्शन ट्रेड भी था। एक और स्पेस जिसने बहुत अच्छा रोलओवर के स्टैट्स दिए हैं, जो कि रोलओवर शीट में और कॉस्ट शीट में काफी स्ट्रांग है, याद रखिएगा, वो है मेटल सीमेंट स्पेस। एक बार सारे के सारे स्टॉक्स लेके आइए। पिछले 2 दिन को भुला दीजिए कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने क्या किया, एसीसी ने क्या किया, अंबुजा ने क्या किया, रामको सीमेंट्स ने क्या किया, एफएम मिड कैप सीमेंट्स ने क्या किया। पारवेज साहब, आई होप आपने जो अपनी रिपोर्ट आज पब्लिश की है उसमें सीमेंट का जिक्र काफी अच्छे तरीके से किया होगा। सीमेंट में डिप में आप क्या चेज करेंगे और आपका प्रेफर्ड स्टॉक सीमेंट में क्या है, जिसने मार्च में भी काफी स्ट्रांग प्राइस परफॉर्मेंस दी थी? जी बिल्कुल, देखिए काफी अच्छा हमने मोमेंटम देखा था सीमेंट स्पेस में। मार्च सीरीज के लास्ट के पड़ाव में देखे तो सीमेंट स्टॉक काफी अच्छे मोमेंटम में थे और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स का सेटअप देखे तो सारे स्टॉक्स अभी भी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ट्रेड करें। टेक्निकल सेटअप के हिसाब से बात करें और रोलओवर डेटा के हिसाब से भी देखें तो रोलओवर भी पॉजिटिव साइड में ही है। हमें लगता है कि यहाँ से सीमेंट स्पेस में जो स्टॉक को अब यहाँ से चेस करना चाहिए वो रहेगा अंबुजा सीमेंट का। अंबुजा सीमेंट का सेटअप काफी अट्रैक्टिव है और जिस तरीके से स्टॉक में हालांकि ऊपर से एक करेक्शन जरूर देखने को मिला, बट अभी भी इसका सेटअप के हिसाब से देखें तो ये 290 288 ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसके ऊपर ही ये अभी भी ट्रेड कर रहा है।
तो हमारे हिसाब से अगर ये 285 का लेवल नहीं तोड़ता है तो ये बिल्कुल एक यहाँ से वापस से एक पुलबैक का कैंडिडेट होगा और मुझे लगता है कि वापस से एक मोमेंटम सीमेंट स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। तो देखें कि जैसे मार्केट में जिस तरीके से आज ओपनिंग के बाद एक गैप अप ओपनिंग है, लेकिन निफ्टी अगर थोड़ा और यहाँ से हायर साइड की तरफ ट्रेड करेगा तो मुझे लगता है सीमेंट स्पेस में वापस से एक बाइंग एक्शन बनना चाहिए, क्योंकि जो एक करेक्शन था वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अंबुजा सीमेंट यहाँ से हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 285 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और पुलबैक में हमें लगता है वापस से ये स्टॉक में मोमेंटम आते हुए दिखना चाहिए। 310 से 320 की रेंज में अंबुजा सीमेंट मूव होते हुए दिखना चाहिए, तो अंबुजा सीमेंट प्रिफर्ड पिक रहेगा सीमेंट स्पेस में। ओके, अंबुजा सीमेंट्स याद रखिएगा, कुछ दिनों पहले ये कॉल थी रचना जी की भी, ये कॉल थी असित की भी, और यही टॉप कन्विक्शन कॉल जो है वो सीमेंट स्पेस में राजेश पालवी जी की भी है। अभी अप्रैल पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे 9:07 पे, जो हमारा पूरा का पूरा पैनल है ये आपको बताएगा कि एग्जैक्टली वो अप्रैल में वो कौन सा एक स्टॉक है जो पिक करके चलेंगे, यानी अप्रैल के सितारे। अब आते हैं एक और स्पेस में जिसमें कल सबसे ज्यादा ट्रबल थी। आई होप आप उसमें इन्वेस्टेड भी होंगे, इन्वेस्टर भी हैं, और उसमें सबसे कल खराब कैंडल्स क्रिएट हुई थी और वो था एफएमसीजी स्पेस। राजेश सतपुते जी, थोड़ा सा मैं मार्च के लास्ट डे के बिहेवियर को अप्रैल के पर्सपेक्टिव से स्कैन कर रहा हूं। आप एचयूएल में कैंडल देखिए, आप ब्रिटानिया में कैंडल देखिए, आप नेस्ले की कैंडल देखिए, इतनी वाइल्ड कैंडल्स कल क्रिएट हुई थी। अब आपकी एफएमसीजी में कोई खास स्टॉक चेज करने की इस वक्त उम्मीद या फिर कोई रुचि है, या फिर आप इस वक्त 7 राइज की अप्रोच ही रखेंगे? कितनी वाइल्ड कैंडल क्रिएट हुई थी राजेश सतपुते जी कल एफएमसीजी? बिल्कुल बिल्कुल वीरेन, आप एकदम दिल से कह रहे हो और मैं भी दिल से मानता हूं कि जिस तरह से कल इसमें जो सेल ऑफ है कि जो था वो थोड़ा सा डरावना था। और उसमें अगर आप देखें तो इन पर्टिकुलर आप नेस्ले का चार्ट देखें, द वे जो चार्ट उभर के आ रहा है कि लगता है कि यहाँ पे और एक 500,000 रुपए और टूट सकता है। लेकिन एक ही इसमें एक्सेप्शन है, वो है हिंदुस्तान लीवर, जो मुझे लगता है इन पर्टिकुलरली इस लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़िया लगता है। तो 2250 के आसपास ये चल रहा है, वही सेम ट्रेजेक्टरी है 2220 2200। मुझे लगता है कि वहां से ये फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं कि कल जो प्रेशर था एफएमसीजी में वो कुछ ज्यादा ही डरावना था। एफएमसीजी में आप देखें जो प्रेशर था, दबाव था, वो काफी, अगर आप देखें काफी पेनफुल था। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ देर में याद रखिएगा जो संकेत है अंतरराष्ट्रीय उसको देखेंगे हम। एग्जैक्टली एसजीएस निफ्टी क्या करें डॉक्टर साहब, दिखाइए एसजीएस निफ्टी वो जो एक क्रिटिकल लेवल था ना 14,530-37, एटलीस्ट उसके ट्रेजेक्टरी के ऊपर अपने आप को होल्ड कर रहा है, अपने आप को उसके ऊपर अगर आप देखें काफी स्मार्टली प्लेस करके ट्रेड कर रहा है। और आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो लगभग 14,590 और ऑलमोस्ट 14,600 की जोन को ये याद रखिएगा फ्यूचर्स होते हैं किस करने की तैयारी करता हुआ। आते हैं एक बार और कुछ स्टॉक्स को अगर आप देखें आज रीड कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मयूष, अभी जो कल कोरोना की फिगर्स थी, आई मीन जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वो है 60,000 और महाराष्ट्र की फिगर काफी वाइल्ड थी। ये बताइए डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में और साथ ही साथ अगर आप देखें हॉस्पिटल स्टॉक्स में, जिनमें पिछले कुछ सेशन में हमने काफी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल मूव देखा था, आप क्या चीज करना चाहेंगे? आपके दो प्रिफर्ड पिक डायग्नोस्टिक और हॉस्पिटल स्पेस से अप्रैल के पर्सपेक्टिव से, या फिर आप कह लीजिए कि आज के पर्सपेक्टिव से, कल के पर्सपेक्टिव से क्या होंगे? बिल्कुल वीरू जी, तो आई थिंक जब डर का माहौल रहता है तो आई थिंक डायग्नोस्टिक स्टॉक्स रिएक्ट, और ऑब्वियस है आई थिंक जो टेस्टिंग की आई थिंक कैपेसिटीज और फैसिलिटीज बढ़ रही हैं तो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स विल रिएक्ट पॉजिटिवली। मुझे लगता है डॉक्टर लाल्स, जहां पे नंबर्स भी काफी अच्छे हैं, जहां पे अगर आप बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ देखें आई थिंक दैट इज ऑल्सो शोइंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेजिलियंस, और जो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कोविड रिलेटेड टेस्ट और अन्य टेस्ट भी, आई थिंक अन्य टेस्ट में भी इनको आई थिंक अच्छा खासा एक प्रभाव देखने मिल गया है इंस्टीट्यूशन और रिटेल साइड। So I think this impact will continue for some length of time. So within the diagnostic space, डॉक्टर लाल से प्रिफर्ड चॉइस होगा। दूसरा आई थिंक हॉस्पिटल स्टॉक्स की अगर बात करें तो आई थिंक इम्पैक्ट दूसरी तरह से होता है वीरू जी, क्योंकि आई थिंक कोविड की केसेस बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पेसेस रखनी पड़ती है, और जो ऑप्टिंग आउट सर्जरीज होती हैं वो डिले हो जाती है, क्योंकि आई थिंक दीज सर्जरीज आर फार इंपॉर्टेंट फ्रॉम हॉस्पिटल परस्पेक्टिव। और मेडिकल टूरिज्म यानी बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं ये भी एवरेज रेवेन्यू फॉर ऑपरेटिंग बेड को अच्छा खासा इजाफा देते हैं। तो लॉन्गर टर्म स्टोरी ऑब्वियसली स्टेज, आई थिंक एक क्वार्टर के हिसाब से शायद रेवेन्यूज में थोड़ा दबाव दिखे, बट अपोलो हॉस्पिटल्स मेरे हिसाब से जिसके पास वो रखना चाहिए।
है। नॉन कोर एसेट्स दे आर ऑब्वियसली सेलिंग इट ऑफ, प्लेज कम होते जा रहा है, डेट कम होते जा रही है, एंड अगेन आई थिंक द फार्मेसी बिजनेस का इम्पैक्ट परफॉर्मेंस अलॉन्ग विद कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड द रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू दैट कम्स थ्रू कोर ऑपरेटिंग डेट, आई थिंक दैट इज शोइंग साइन इम्प्रूवमेंट एज वेल। तो डॉक्टर लाल डायग्नोस्टिक स्पेस से और अपोलो हॉस्पिटल जिसके पास हो बिल्कुल होल्ड करेगा जी। ये ध्यान रखिए, कभी भी आप अगर बाजार में पशुपेश में हो कि कहां इन्वेस्ट करना है, वो सेक्टर जो बूम कर रहा है और कुछ समझ न आए तो आप उस सेक्टर का लीडिंग स्टॉक पकड़ लीजिए, और अगर वो आपको गिरावट में दिखे तो आपको सोने पे सुहागा का दिखेगा अपने पोर्टफोलियो में। इसीलिए लाल पैथ लैब और अपोलो हॉस्पिटल्स पर आपको मयूरेश जोशी साहब मोहर लगाते हुए दिखते हैं। मानस जायसवाल साहब से जुड़ेंगे, उनके लिए प्रस्तुत करेंगे थायरो केयर का चार्ट। ये स्टॉक आज अपने 200 डीएमए के पास है और इस पर क्या रणनीति रह सकती है, इस पर मानस जी की राय लेंगे। नीरज जी की टीम में थायरो केयर दूसरे पायदान पर था, 865 प्राइस। जायसवाल साहब आपके लिए। देखिए, अक्टूबर में इसके हाई थे करीब 1200 रुपए के, और उसके बाद से हमने लगातार गिरावट देखी है। तो 300 साढ़े 300 रुपए ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, और पिछले 4 दिनों से स्टॉक लगातार 200 दिनों की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और कुछ दिन पहले हमने वहां पर बाइंग इंटरेस्ट भी देखा था। तो इंतजार करना है एक ब्रेकआउट का। अगर एक बार 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाएगा, जो कि 915 रुपए है, तब आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और उसके इसमें शायद आपको 1100 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनली खरीदारी करिएगा ब्रेकआउट पे, जब 915 रुपए के लेवल ब्रेक हो। लेकिन क्योंकि स्टॉक लगातार 200 दिनों की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, मेरी राय में आप अपनी पोजीशन में बिल्कुल बने रहें और 825 रुपए का एक स्टिक स्टॉप लॉस रखें। ये रणनीति आपके सामने थायरो केयर पर आती हुई दिख रही है। चलिए, अब बाजार खोलने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। आपके सामने एशियन मार्केट्स बहुत अच्छी तरीके से हरे रंग में चहकते हुए दिखेंगे। हैंग सेंग 321 अंक ऊपर, 1.25% की तेजी। आपको खासकर ताइवान का जो इंडेक्स है वो 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छी मोमेंटम आप निकाई इंडेक्स में देख रहे हैं, 504 अंक ऊपर, 1.8% ऊपर। तो कम से कम ये समझिए कि सेंटिमेंट आपको बढ़िया तरीके से दिखेगा हरे निशान की तरफ, और यही तेजी आपको एसजीएक्स निफ्टी में भी फिलहाल आती हुई दिख सकती है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हम लोग ध्यान रखे हुए हैं। अप्रैल के पहले दिन की वीकली एक्सपायरी है। सीमेंट सेक्टर पर अच्छा रुझान है वीरेंद्र जी का, मेटल्स काउंटर्स आपको चहकते हुए दिखेंगे, और खासकर फार्मास्यूटिकल स्पेस में आप लैब स्टॉक्स पर एक अच्छी नजर रख सकते हैं। चलिए, 227 अंक ऊपर आपको प्री ओपन में 14,550 के आसपास निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। इसको जरा सेटल होने देंगे, देखते हैं कहां पर तैयारी है। अच्छी तेजी आपको एचडीएफसी बैंक पर 3.2% आती हुई दिख रही है। यह स्टॉक आपको 1510 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डेट साहब लाइए स्क्रीन पर भारतीय एयरटेल 2% ऊपर, 517.75, बहुत ही शानदार ओपनिंग मेरे सामने स्क्रीन पर होती हुई दिख रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 4% ऊपर है, 2072 रुपए के आसपास। इसको जरा सेटल होने देंगे। दोनों टाटा स्टॉक्स, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स आपको अच्छे हरे निशान में दिख रहे हैं। लगभग 1.4% ऊपर टाटा स्टील 733, टाटा मोटर्स पर आप 291 का प्राइस देख रहे हैं, 1.9% की तेजी। आपको बैंक्स प्राइवेट सेक्टर स्पेस में अच्छी तरीके से चहकते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब लाइए स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक। पालिया साहब ने आज ओपनिंग करते हुए इस पर एक लॉन्ग कॉल दिया था, 1.6% ऊपर, 581। एक्सिस बैंक में आप 2.8% की तेजी देख रहे हैं, 714 रुपए के आसपास। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको चौतरफा सेक्टर्स में आता हुआ दिख रहा है। भारतीय एयरटेल आपको मैंने पहले ही बताया, मारुति में आपको 1.5% की तेजी दिख रही है, 6,893 पर। वीरेंद्र जी, ये स्टॉक्स मैंने पकड़े हैं, बताइए आपकी नजर कहां है। निफ्टी अब फिलहाल सेटल होता हुआ 104 अंक ऊपर, 14,419। जी हाँ, 14,410 करीब 85 अंकों पर मेरे स्क्रीन पे है। मेटल्स में आप देखिए हिंडाल्को, जिसमें एक्सट्रीम स्ट्रेंथ थी, वो स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। वीकनेस अगर आप देखें टाइटन में है, इन्फोसिस में है, ग्रासिम में है, कोटक महिंद्रा बैंक में, और कुछ स्टॉक्स को देखें जहां पर एक्टिविटी काफी स्ट्रांग है या फिर वीक है। अदानी पावर, बजास्को, अपोलो ये बैकफुट पे हैं, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज करीब 5% ऊपर। पीएनबी हाउसिंग अगर आप देखें तो करीब 4% ऊपर कारोबार करता हुआ। जुबिलेंट फूड्स कल के एक स्ट्रांग सेल ऑफ के बाद इस वक्त आपकी स्क्रीन पे करीब 4% ऊपर,
3234 के स्तर पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये एक और स्टॉक है जो कि 3% ऊपर कारोबार करता हुआ। इन स्टॉक्स को देखेंगे और बारीकी से देखेंगे, लेकिन पहले रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का। आज 2020 में नीरज जी की टीम और आशीष की टीम में कौन से वो 20 खिलाड़ी थे जो कि थीम के अनुसार पिक किए गए थे, उनको देखते हैं और उसके बाद देखेंगे राजेश जी इस टीम में से 2 कौन से खिलाड़ी पिक करते हैं। आइए देखते हैं 2020 का अपडेट। तो मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 बल्लेबाज हैं, लेकिन ध्यान रखें मार्केट्स बहुत वोलेटाइल हैं, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। बल्कि इस टीम में से अपने प्रेफर्ड स्टॉक्स पिक एंड चूज करिए और तब ट्रेडिंग का मन बनाइए। आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि अगर अपमूव आने हैं तो ये शायद स्टॉक लीड करेगा उस अपमूव को। कल भी हमने देखा था रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, कल भी हरे निशान में बंद हुआ था। मुझे लगता है अच्छा इवेंचुअल अपसाइड दिखेंगे, लेकिन एनीबॉडीज गेस ये आज होगा नहीं होगा। लेकिन आज मुझे लगता है इनिशियली अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। स्टिक स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करिएगा। पावर ग्रिड, ये स्पेस अट्रैक्टिव है, लगातार ये टक इन एक्विजिशंस कर रही है पावर ग्रिड, खरीदारी करने का मन। वेरॉक इंजीनियरिंग, जहां पे वो क्यूआईपी इशुएंस जहां भाव पे दिग्गजों को हुआ है उससे कहीं नीचे ये स्टॉक समय ट्रेड कर रहा है, और वैसे भी अपने 499 के साल के हाई से तो अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। तो शायद इवेंचुअली ये स्टॉक इन लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर अपमूव दिखाने की शुरुआत कर सकता है। वैस्कॉन इंजीनियर्स प्रमोटर्स की बाइंग के चलते आज रडार पर, वेल्सपन इंडिया रेटिंग एजेंसीज के थम्स अप अपग्रेड के चलते रडार पर, डिपेंडेबल के तौर पे था आज आरवीएनएल। तगड़ा प्रेशर क्योंकि ओएफएस आया था, ओएफएस में लोगों ने हाथों हाथ दिया और अब लोअर लेवल से रिकवरी दिखाना शुरू करा था। अट्रैक्टिव लेवल से शायद अच्छा मूव आए। ग्लोबल स्पिरिट मेंशन करा था जो ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है, वीकेंड होली फ्लेवर वो मूड मनाने के लिए, लेकिन इवेंचुअली ऑफ हाइस और अच्छी कंपनी इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग एक और ऑर्डर बैक करा है। कुछ ही दिन पहले 600 करोड़ का ऑर्डर था, अब 1000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर की बात सामने आई है। बड़ी ऑर्डर बुक स्वेल कर रही है। केएसबी लिमिटेड में अच्छे मूव ऑलरेडी ये स्टॉक डिलीवर कर रहा है। प्रमोटर्स ने 1 लाख शेयर्स और खरीद डाले कल खुले बाजार से। और फाइनली जो अगला पावर प्ले का स्टॉक है वो है मैंगलोर केमिकल्स। एक और रेटिंग एजेंसी की तरफ से थम्स अप आता हुआ, अपग्रेड आता हुआ, इसीलिए इस स्टॉक को भी मेंशन किया है। चलिए दिखाई टीम और खरीदारी पे फोकस है। शुरुआत के 3 स्टॉक्स जो हैं वो पैथ लैब वाले हैं, डॉक्टर लाल, थायरोकेयर और मेट्रोपोलिस, क्योंकि कई राज्यों ने भी तय कर दिया कि देश में कहीं से भी आप आ रहे हो तो आपको नेगेटिव आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेके आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बात तो ऐसे नेगेटिव है, लेकिन इन कंपनी के लिए बड़ी पॉजिटिव है। दिलीप बिल्डकॉन ने एक L1 बिड हासिल कर ली है। कर्नाटक के एक पैच में सड़क का काम इनको करना, करीब 1150 करोड़ का वो कॉन्ट्रैक्ट है। पीवीआर और इंटरग्लोब एविएशन में सेल कॉल है, क्योंकि इस पैंडेमिक की वजह से बहुत अनसर्टेनिटी है। तो पिक्चर तो रिलीज हुई नहीं, दोबारा से बहुत जगहों पे बंद कर दिया गया, लॉकडाउन लगा दिया गया, तो पीवीआर के लिए बहुत नेगेटिव है। और इस अनसर्टेनिटी के चलते एयर ट्रेवल बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है, लोग कतराते हैं, जाने से बचते हैं। तो मुझे लगता है कि पीवीआर में भी दबाव देखने को मिलेगा और इंडिगो में भी। रोटो पंप की बोर्ड बैठक है 31 तारीख को, जिसमें एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होना है, डिविडेंड की बात होनी है, तो उसको ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम ने गेल के साथ टाई अप किया बेंगलुरु में 90 स्टेशन लगाने के लिए, और साथ ही यूपी में भी टाई अप किया है, बीपीसीएल के साथ भी हुआ है। तो ये एक अच्छी खबर इनके लिए। और अंत में महिंद्रा लाइफ कल्याण में एक बड़ा प्लॉट खरीदा 10.5 एकड़ का, वहां पे सस्ते वाले घर बनाएंगे, वो फायदा। और साथ ही रेडियो खैतान जाते जाते होली की थीम 8 के ठाठ। दो टीम्स को आपने देखा। आशीष की टीम में भी कुछ ट्रिगर्स थे, नीरज जी की टीम के ट्रिगर्स हैं होली और मैं। लेकिन राजेश जी अब आइए नीरज जी की टीम को स्कैन करते हैं और आशीष की टीम को स्कैन करते हैं। दोनों ही टीम में से आपकी 2 प्रेफर्ड पिक्स टेक्निकल्स के आधार पर। देखिए आशीष जी की टीम से मुझे पर्टिकुलरली बैंकिंग स्टॉक्स सब अच्छे लग रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि विद इन बैंकिंग स्टॉक्स में यहाँ पे पुल बैक आना चाहिए। ये जो बैंकिंग में करेक्शन हुआ है वो ये ड्रिफ्टिंग करेक्शन है, सेल ऑफ सिचुएशन नहीं है, एंड दैट गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस कि ये लेवल्स अच्छे हैं जहां से पुल बैक आएगा। सो आशीष भाई की टीम से आईसीआईसीआई बैंक मुझे अच्छा लगता है। अकॉर्डिंग टू हिज कॉल जो टारगेट है वो रहेगा करीबन 589 का और स्टॉप लॉस 565 का है। कुछ पैसा उसमें जोड़ देना। सो आशीष भाई की टीम से आईसीआईसीआई बैंक मैंने चुना है और नीरज भाई की टीम से मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। मुझे इनफैक्ट तीनों अच्छे लगते हैं, लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे जो कल परसों यानी कल जो फॉल आया था
एग्जैक्टली अपने 200 EMA पे इसने टेस्ट किया, लैंड किया, 1950 का वो लेवल था। तो आज मुझे लगता है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने परफॉर्म करना है। स्टॉप लॉस जो है 2000 का दिया है और टारगेट 2030 का है। मुझे लगता है करीबन 2050-2060 तक भी ये जा सकता है। तो बैंकिंग मेरे रडार पे है और हेल्थ केयर मेरे रडार पे। आईसीआईसीआई बैंक आपके सामने 2% ऊपर सेटल होता हुआ दिख रहा है प्री ओपन ट्रेड्स में 584 के आसपास। ये पसंद आ रहा है सतपति साहब को आशीष जी की टीम से। और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लगभग 0.25% ऊपर आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 2410 रिकॉर्ड हाई यहां पर, और ये पसंद आ रहा है आपको सतपति जी को नीरज जी की टीम से। चलिए अब आपको एक बहुत बढ़िया सेगमेंट से जुड़वाते हैं और उन स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जो लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट साइड पर आपको बहुत ही बेहतरीन मुनाफा कमा के देंगे पोजिशनली अप्रैल की एफएनओ एक्सपायरी में। सबसे पहले मानस जायसवाल साहब आपसे जुड़ेंगे, बताइए कौन सा एक ऐसा स्टॉक जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर पोजिशनली मोहर लगाएंगे अप्रैल की एक्सपायरी में? देखिए अप्रैल के लिए मैं समझता हूँ कि सीमेंट क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए और उसका रीजन ये है कि जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी हमने पिछले करीब 2 से 3 हफ्ते में सीमेंट क्षेत्र में देखा, मेरे ख्याल से कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस हमने सीमेंट क्षेत्र में देखा। और अंबुजा सीमेंट पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखने को मिला है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। कल गिरावट मिली तो उस गिरावट पे आपको खरीदारी करनी है। 284 का स्टॉप लॉस रखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते में 315 रुपए के लेवल देखने को मिल सकते हैं अंबुजा सीमेंट में। 94 का क्लोज रिकॉर्ड हाई आपने इस स्टॉक को बंद होते हुए देखा कल, और मोमेंटम चेस करवाते हुए आपको दिख रहे हैं अप्रैल की सीरीज में पोजिशनली। मानस जायसवाल साहब जुड़ेंगे प्रकाश गाबा साहब से। गाबा साहब आपका लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड एफएनओ सीरीज में अप्रैल में? गुड मॉर्निंग। मुझे शॉर्ट लगता है वो है एयू बैंक ना। एयू बैंक इसलिए लगता है कि जिसका चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो नंबर एग्जॉशन है, वीकनेस नहीं है, एग्जॉशन है। तो एग्जॉशन में अपनी लिमिटेड लगता है, सेफ साइड शॉर्ट लगता है। लोअर लेवल्स के टारगेट है करीब 1050 का, स्टॉप होगा 1230 का। इतना दौड़ा है, एग्जॉस्टेड, शुड कम डाउन। शॉर्ट ट्रेड आपको आता हुआ दिख रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। ध्यान दीजिए मार्च की एक्सपायरी में इस कंपनी ने एफएनओ में पहला अपना कदम रखा था। अब जुड़ते हैं राजेश पालिया साहब से। पालिया साहब आपका पसंदीदा स्टॉक अप्रैल की एक्सपायरी के लिए? जी तो शैल जी, अप्रैल सीरीज में मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स यहां से अच्छे करते हुए दिखना चाहिए। तो उसमें मैं थैंक्स देना चाहूंगा मयूरेश जी को जो काफी अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री माइंट्री पे करी, और मेरा अप्रैल सीरीज का सितारा स्टॉक भी माइंट्री है। अगर ये स्टॉक का सेटअप देखे तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और पिछली सीरीज में करीब 22% के आसपास इसमें गेन थे। अगर हम देखें तो रोलओवर भी इसमें एक्टिविटी देखें तो करीब 91% रोलओवर हुआ, और जिस तरीके से इसका चार्ट सेटअप है हमें लगता है कि ये माइंट्री यहां से अच्छा करते हुए दिखना चाहिए। अप्रैल में भी 2100 तक के टारगेट हमें लगता है अप्रैल सीरीज में माइंट्री में आते हुए दिखना चाहिए। तो कोई भी अगर वॉलेटिलिटी में करेक्टिव एक्शन में थोड़ा डिप भी मिले तो इसको ऐड करे, 1900 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, और टारगेट हमें लगता है 2100 तक के टारगेट अप्रैल सीरीज में माइंट्री में आते हुए दिखना चाहिए। चलिए ये रणनीति आपके सामने माइंड ट्री पर सेट हो रही है। रिकॉर्ड क्लोजिंग आपने इस काउंटर पर देखी, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से बिल्कुल फ्लैट ट्रेड, एक ब्रेकआउट की उम्मीद आपको करते हुए देख रहे हैं राजेश पालिया साहब। रचना जी से जुड़ेंगे। रचना जी, कोई पसंदीदा काउंटर आपका एफएनओ ट्रेड के लिए अप्रैल में? मेरा पसंद का जो काउंटर वो हेवल्स है, और हेवल्स के अप्रैल के फ्यूचर्स के हिसाब से इसमें हम 980 के आसपास एसएल लगाएंगे। लॉन्ग साइड का ट्रेड है और ऊपर वाली साइड पे 1050, 1100 एंड इवन 1150 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। ह्यूमर सेक्टर पर फोकस है लॉन्ग साइड पर रचना जी का। अब जुड़ते हैं राजेश सतपुते साहब से। सतपुते साहब, कोई बढ़िया स्टॉक शेयर कीजिए अप्रैल की एक्सपायरी के लिए। सर जी वैसे तो मेरे पास 2 है। आज थोड़ा सा कंफ्यूजन में था कि कौन सा 2 आईडीबीआई है जिसका टारगेट मेरा बढ़िया बन रहा है, 55-60 की रेंज दिख रही है, और दूसरा है कि पीआई इंडस्ट्रीज। ओवरऑल मुझे लगता है अगर आप देखें इसमें केमिकल सेक्टर्स जो है वो बढ़िया कर रहा है। यूपीएल देखिए,
टाटा केमिकल देखिए, SRF, पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट यहाँ पे एक कंफर्ट देता है आपको, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है 2220 के ऊपर, और आप ये रेंज ब्रेकआउट है, तो कम से कम मुझे लगता है सर जी यहाँ से जो चलेगा ये कम से कम मुझे लगता है 2500 तक की रेंज, 2400-2500 की रेंज में यहाँ पे देखता हूँ पीआई इंडस्ट्रीज में। अगर आप प्योर टेक्निकल टारगेट चाहिए तो 2420, 2450 यानी 2450 का टारगेट है। स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा डीप रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 2240 का। मयूरेश, चलिए आपके सामने आखिरी अप्रैल का सितारा शतपति साहब देते हुए वो है पीआई इंडस्ट्रीज। पिछले 1 या 1.5 महीने से बिल्कुल फ्लैट ट्रेड, और उम्मीद कर रहे हैं कि एक ब्रेकआउट आपको दिखेगा इस केमिकल एग्रोकेमिकल मेकर में। अप्रैल में ये आपको मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं राजेश शतपति साहब। मैं एक बार रैप अप कर देता हूं, ज्यादातर बाइज हैं। रचना जी मोहर लगा रही हैं हैवेल्स पर, आपको पालवे साहब रिकॉर्ड मोमेंटम चेस करवाते हुए दिख रहे हैं माइंड ट्री पर, और मानस जायसवाल साहब आपको मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं सीमेंट स्पेस पर अंबुजा सीमेंट। ये काउंटर भी आपको अप्रैल के महीने में बहुत बढ़िया तरीके से चहकते हुए दिख सकते हैं। एक सेल कॉल आई है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, ये गावा साहब की तरफ से है, और यहां पर आपने इस स्टॉक को मार्च में एंटर करता हुआ देखा था एफएनओ में, और वीकनेस ट्रैक कर रहे हैं गावा साहब। चलिए 9 मिनट हो चुके हैं, जरा ढूंढते हैं आज कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया मोमेंटम दिखा सकते हैं। सबसे पहले रणनीति लेंगे निफ्टी पर, जोड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, लगभग 181 अंक सेटल हुआ है 14506 पर। क्या रणनीति होगी आपकी अप्रैल की एक्सपायरी के पहले दिन? देखिए, इतने गैप के बाद मैं नहीं समझता कि आपको खरीदारी करनी है। दो चीजें हैं, दो लेवल्स हैं, या तो 14,600 के ऊपर निकली निकल जाए तब आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है, और या तो डिप मिलता है, अगर ड्यूरिंग द डे आपको डिप मिले और 450 के आसपास निफ्टी मिले तो वहां खरीदारी करिए। एक स्टॉप लॉस रखिए करीब 14,400 के नीचे, और फिर एक पुल बैक की उम्मीद करिए जिसमें आपको शायद 14,550 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो लेकिन उससे बहुत बड़े टारगेट की उम्मीद मत करिए, केवल खरीदारी करनी है एग्रेसिव होके तो 14,600 के ऊपर ही। 600 के ऊपर ही आपका कमीशन बनेगा एक ट्रेड। और मेटल्स में अगर आप देखें आज बहुत सारी कॉल्स थी, लेकिन टाटा स्टील को कैसे अप्रोच करेंगे उसको समझ लेते हैं। ये रोज सेशन पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक था। राजेश जी, टाटा स्टील अगर 720 के ऊपर स्ट्रांगली प्लेस्ड रहता है तो आप कौन सा ट्रेड पिक करेंगे, फ्यूचर या फिर ऑप्शन? और ऑप्शन तो कौन सा ऑप्शन? राजेश शतपति जी प्लीज। वीरेंद्र भाई, दो राजेश है। वीरेंद्र जी देखिए, मुझे लगता है कि टाटा स्टील में अगर आज ये 730 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो इट विल बी अ फ्रेश ब्रेकआउट फॉर मी। मुझे लगता है कि ये जाएगा करीबन 760। तो ऑप्शन कौन सा चूज करना है, तो देखिए मुझे लगता है वीरेंद्र भाई यहाँ पे अगर हम 730 740 का कॉल ऑप्शन में ट्रेड करें तो बेहतर होगा। प्रोबेबली थोड़ा सा बाजार खुलने के बाद ऑप्शन पे रिविजिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस मेरे पास अपडेटेड नहीं आ रहा है सॉफ्टवेयर में। तो मुझे लगता है अगर ट्रेड करना है तो मैं फिर 730 प्रोबेबली 740 कॉल ऑप्शन बेटर होगा, क्योंकि आज पहला दिन है एक्सपायरी का, तो थोड़ा महंगा होगा, तो स्लाइटली आउट ऑफ द ओके, इस बीच अगर आप देखें इंडेक्स जो है वो खुल चुका है, करीब करीब निफ्टी 14,486 की ट्रेजेक्टरी में खुला है 161 अंक ऊपर, और साथ ही साथ निफ्टी बैंक करीब 33,471। 2 की लेवल्स के नीचे इंडेक्सेस इस वक्त 14,500 के नीचे निफ्टी, और निफ्टी बैंक 33,500 के उस इंपॉर्टेंट क्लस्टर के नीचे। लेकिन निफ्टी में बेहतर क्या कर रहा है, मिड कैप इंडेक्स में आप देखें 1.5% का उछाल है, यानी मिड कैप जो है वो आज फ्रंट लाइन स्पेस को आउट परफॉर्म करते हुए, और अगर आप इस वक्त आईटी को देखें तो करीब 1/4% ऊपर, और बाकी अगर आप देखें सेंसेक्स इस वक्त 8% ऊपर कारोबार करता हुआ डिसेंट, और इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि बेहतरीन एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1186 अगर आप देखें इस वक्त एडवांसेस और डिक्लाइंस हार्डली 200 पॉइंट के 200 स्टॉक्स के। आइए निफ्टी का हीट मैप देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। एग्जैक्टली आप देखें निफ्टी में जो है वो हीट जनरेट कौन कर रहा है, और इस वक्त बैकफुट पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे 50 स्टॉक्स का पूरा पैना बना आएगा। इस वक्त स्ट्रेंथ दिखा रहा है आपको, अगर आप देखें सबसे ऊपर टाटा स्टील में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, देन टाटा मोटर्स एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक देता हुआ, अदानी पोर्ट्स, गेल, बजाज फिनसर्व, एमएनएम और हिंडाल्को और बजाज फाइनेंस। आज टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस एंड एचडीएफसी बैंक अच्छा लगा देखिए। अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक आज फ्रंट फुट पे आकर अगर आप देखें पुलबैक जनरेट करते हुए। इंडसइंड बैंक कल के सबसे वीक प्राइस परफॉर्मेंस से स्टॉक की फर्स्ट हाफ में आज पुलबैक देता हुआ। टीसीएस और दिवीज ये दो मात्र ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बैकफुट पे है। अगर आप इस वक्त
वक्त देखें तो करीब 48 शेयर इस वक्त एडवांटेज के साथ और 2 स्टॉक्स बैकफुट पे ट्रेड करते हुए। तो आपकी स्क्रीन पे और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहा है, उसमें यूपीएल, भारतीय कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और एचयूएल टाइटन में अगर आप देखें पुल बैक है, लेकिन एक बहुत कम अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं है यहाँ पे उतना। लेकिन निफ्टी अगर आप देखें अपने आप को 14,500 की ट्रेजेक्टरी के आसपास होल्ड करता हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो 33,500 पे अपने इनिशियल गेन्स को होल्ड कर रहा है इस वक्त। एक बार आके देखिए जो बेस्ट प्राइस परफॉर्मेंस है मॉर्निंग में वो क्या है। आज गोदरेज प्रॉपर्टीज, कल इस स्टॉक में पेन था लेकिन आज 3.25% एक करके स्टॉक्स लेके आई, जो कि मेंशन में कर रहा हूं। उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज आज सबसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक देता है डेरिवेटिव्स में। उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 2.25% ऊपर, ट्रेंट करीब 2% ऊपर इन डेरिवेटिव्स है। उसके बाद टाटा मोटर्स लगभग 2% ऊपर, और साथ ही साथ इंडस टावर्स, गेल, अदानी पोर्ट्स और मैक्स फाइनेंशियल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज काफी स्ट्रॉन्ग है। बैकफुट पे क्या है, गुजरात गैस, बायोकॉन, कोलगेट पामोलिव और साथ ही साथ दिवीज लैब, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बैकफुट पे आके ट्रेड करते हुए। ओपनिंग अच्छी हुई है, ग्लोबली स्पॉन्सर अगर आप देखें तो आपको एक गैप ओपनिंग मिली है, लेकिन टफ होगा 14,500, टफ होगा 33,500 ऑन बोथ इंडस्ट्रीज। शैल जी, ओवर टू यू। तो वीरेंद्र जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने फिलहाल निफ्टी के जो मेन स्टॉक्स हैं और एफएनओ के मेन स्टॉक्स हैं आपने बढ़िया तरीके से समेटे हैं। अब आपके सामने 140 अंक ऊपर निफ्टी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा 14,660 के आसपास। शानदार शुरुआती तेजी आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी पर 430 अंक ऊपर 33,440 का प्राइस आपके सामने जुड़ता हुआ दिखेगा। सबसे पहले जुड़ते हैं राजेश पालिया साहब से। पालिया साहब, आपकी टॉप पिक क्या होगी? शैल जी, देखिए ओपनिंग के बाद से मुझे जो स्टॉक यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है टाटा पावर का। टाटा पावर का अगर सेटअप देखें तो स्टॉक में जो पिछले दिनों में एक करेक्शन था वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से स्टॉक में रिवर्सल दिया था कल के सेशन में भी, और आज ओपनिंग के बाद से वापस बाइंग एक्शन इसमें देखने को मिल रही है। तो स्टॉक का अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड देखें तो पॉजिटिव टेरिटरी में, तो यहाँ पे टाटा पावर को बाय करना है 99 रुपीज के स्टॉप लॉस से। हमें लगता है कि इसमें जो टारगेट आना चाहिए करीब 106 से 108 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो टाटा पावर फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी 99 के स्टॉप लॉस से। ये रणनीति टाटा पावर पर आती हुई दिखेगी। जुड़ते हैं एकदम राजेश सतपुते साहब से। सतपुते साहब, जरा कमेंट कीजिए टाटा स्टील पर, यह स्टॉक जरा दौड़े जा रहा है, पूरे के पूरे मेरे सामने जो मेटल स्पेस है शानदार तेजी में है। टाटा स्टील पर रणनीति 733। सर जी, ये क्लियर कट बाय है। इसने अपने 10 और 20 डीएमए का जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर ही खुला है, और मुझे लगता है मेटल में यहाँ पे थोड़ा शाइन है, तो 735 पे बाय करें, लेकिन स्टॉप लॉस आप 10 रुपए का मेंटेन करें। ऊपर में इसका पहला पड़ाव रहेगा 750 का, और उसके बाद मुझे लगता है ये 765 तक जाएगा। तो टाटा स्टील बेस्ट बाय रहेगा, स्टॉप लॉस 10 रुपए। वीरेंद्र जी, बहुत जबरदस्त मोमेंटम आपको मेटल काउंटर्स में आता हुआ दिख रहा है। अगर आप निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स देखें, यहां पर भी बहुत बढ़िया मोमेंटम स्क्रीन पर आपको बनता हुआ दिखेगा। सारे के सारे मेन इंडिसेस जो हैं वो आपको हरे निशान में खुलते हुए दिखे हैं, और जो सबसे ज्यादा तेजी है वो आपके सामने दिख रही है मेटल्स इंडेक्स में 1.7% ऊपर 3781 के आसपास आपको ये मेटल्स इंडेक्स ट्रेड करेगा। 15 स्टॉक्स है इस इंडेक्स में, 15 के 15 हरे निशान में, और कंजम्पशन ट्रेड और कंसेंसस ट्रेड आपको मेटल स्पेस पर सीएनबीसी आवाज पर मिला था बाजार खुलने से पहले। वीरेंद्र जी, आप क्या ट्रैक कर रहे हैं? जय शैल जी, अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं इस वक्त, एक है लेट्स ब्रिंग कॉनकॉर। अगर आप देखें कंटेनर कॉर्प आज करीब 570 के स्तर पर ट्रेड करता है। देखिए बाजार निफ्टी बैंक कुछ भी कहे, अपने आप में कंटेनर कॉर्प में जो एक कैंडल क्रिएट करी है वो एक बहुत डिसाइसिव कैंडल लग रही है, क्योंकि पिछले 3 सेशन के हाईएस्ट क्लस्टर्स को पार कर रहा है और अपने 10 डेमा 20 डेमा के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। एक तो याद रखिएगा ट्रेड थिन करिए, दूसरी बात है कि निफ्टी अभी 14,500 की ट्रेजेक्टरी में जाने को तैयार नहीं है, एक डिप लिया है इसने टुवर्ड्स 14,450। पालवे साहब, ये बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड को अगर बन रहा हो और तो बताइए, और कंटेनर कॉर्प को आप कैसे अप्रोच करेंगे? जो कैंडल क्रिएट हो रही है स्ट्रांग है, प्राइस बिहेवियर काफी स्ट्रांग है इसका। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, और ये
अगर हम इसका टेक्निकल सेटअप देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को पेनिट्रेट करने के लिए बिल्कुल कोशिश कर रहा है, और अगर देखें तो लास्ट 1-2 सेशन में भी काफी स्टेबल काउंटर रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल कंटेनर कॉर्ड को यहाँ से बाय करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस रिवर्सल हुआ है और जो ब्रेकआउट हो रहा है ये दर्शाता है कि स्टॉक यहाँ से 580-85 की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो होना चाहिए करीब 566 के आसपास, तो ये स्टॉप लॉस रखें और 580-85 के टारगेट मुझे लगता है ये आते हुए दिखना चाहिए। और अगर ये 585 के लेवल को सरपास करेगा तो फिर स्टॉक में एक और फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग आ सकती है, जो कि इसको फिर 600 के लेवल को भी क्रॉस करते हुए हमें ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक में एक म्यूटेड और एक स्टेबल परफॉर्मेंस था पिछले दिनों में, और आज वापस जो बाइंग एक्शन बना है वो दिखा रहा है कि 580-585 के टारगेट आना चाहिए। जी चलिए, ये रणनीति आपको आती हुई दिख रही है कंटेनर कॉर्पोरेशन पर। जुड़ेंगे प्रकाश गाबा साहब से और जुड़ेंगे प्रकाश राजेश सतपुते जी से। गाबा साहब, आपके पास एक स्टॉक है जो सतपुते साहब कोशिश कर रहे हैं अप्रैल में तेजी पकड़े, बताइए कौन सा स्टॉक पर आपकी नजर है? है अप्रैल मैक्स फाइनेंशियल। शेयर जी गुड मॉर्निंग टू, और मुझे लगता है यहाँ पर 900 का जोन दिखना चाहिए और वो भी शायद पार कर ही ले। तो मैक्स फाइनेंशियल में एक तेजी है, 860 का एक स्टॉप लगा चले तो ठीक रहेगा। और दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया मोमेंटम है, वो है पीआई इंडस्ट्रीज। पॉसिबल है कि 2350 पार कर लेगा और स्टॉप होगा 2300 का, पीआई इंडस्ट्रीज। चलिए, पीआई इंडस्ट्रीज पर आपने अप्रैल की एक्सपायरी में पोजिशनल लॉन्ग कॉल आती हुई देखी है राजेश सतपुते जी की तरफ से। इस स्टॉक पर आप ध्यान दे सकते हैं। फिलहाल स्क्रीन पर 29 रुपए ऊपर ये आपको चहकता हुआ दिखेगा। पीआई इंडस्ट्रीज बहुत ही जाना माना एग्रोकेमिकल मेकर है और बहुत अच्छे करेक्शन के बाद अब वापस उभरता हुआ तेजी की तरफ। जुड़ते हैं चंदन तबड़िया साहब से। चंदन जी, स्वागत है आपका। एनालाइज कीजिए आज की ओपनिंग, अप्रैल की एक्सपायरी का पहला दिन, और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड शेयर कीजिए पहले। ओपन हुआ है बट 14,500-550 के जोन को निकालना जरूरी है। जब तक वो नहीं निकलता है, बेयर्स बार बार बुल्स को परेशान करते हुए नजर आएंगे। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो देखिए सेठ जी, पूरा जो फोकस है वो मेटल काउंटर में। आप देखोगे सारे मेटल स्टॉक जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन को भी होल्ड कर रहे थे और आज भी वहां पे एक बाइंग इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे मेटल पे फोकस करना चाहिए। और मेटल में हमारा ध्यान यहाँ पे स्टील अथॉरिटी पे है। काउंटर का सेटअप काफी पॉजिटिव है, इसलिए खरीदारी की सलाह रखेंगे। 71 का सपोर्ट है, ऊपर में 78 तक के लेवल बनेंगे। उसके अलावा पूरी सीरीज के लिए बात करें तो मेरा फोकस आरती इंडस्ट्री पे रहेगा। देखिए, इस वीक के स्टार्ट में काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ में स्टॉक में लगभग 1400 रुपए तक का मूवमेंट हुआ। उसके बाद में स्टॉक ऊपर के लेवल से रिट्रेस हुआ, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और बाजार की वीकनेस के बावजूद स्टॉक हायर लोज बना रहा है, जो काफी इंटरेस्टिंग है और इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक नई रैली स्टार्ट करेगा। तो आरती इंडस्ट्री पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1250 का तो जिसमें स्टॉप लॉस, और हमारा मानना है कि 1450 तक के टारगेट इस काउंटर में देखने को मिलेंगे। ओके चंदन, अगर हम इस सीरीज के बेस को टच करने जाते हैं, यानी 14,200 या फिर 14,000, तो आप शॉर्ट साइड पे क्या प्ले करना चाहेंगे? आपके शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स क्या हैं इस वक्त के? बिल्कुल, देखिए शॉर्ट्स की बात करें तो हमारा यहाँ पे ऑटो काउंटर्स में कंटिन्यूसली वीकनेस रहेगी। अब मानना है कि सारे के सारे ऑटो काउंटर प्रेशर में रहेंगे। ऑटो में आप हीरो मोटो की बात करें या फिर बजाज ऑटो की बात करें तो इन काउंटर में आप बिक वाली देख सकते हो। और उसके अलावा कुछ और काउंटर है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देखिए काउंटर जो पीएसयू स्पेस से है, मेनली एसबीआई स्टॉक में नीचे के लेवल से रिकवर दिखाई है, बट वापस यहाँ पे 373, 374 का हर्डल काम करेगा और वापस वीकनेस बनेगी। उसके अलावा बजाज फाइनेंस भी एक वीक पॉकेट है जहां पे सेलिंग प्रेशर बन रहा है, शॉर्ट के बिल्टअप है, इवन नेगेटिव रोल ओवर हुआ है। तो बजाज फाइनेंस, कुछ ऑटो काउंटर और पीएसयू बैंक यहाँ पे फोकस में रहेंगे, जहां थोड़ी बहुत बिकवाली के माहौल जारी रहेंगे। ये रणनीति आपको आती हुई दिख रही है। वीकनेस की तरफ स्टॉक्स जो आपको फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं चंदन जी की तरफ से। रचना जी से जुड़ते हैं। रचना जी, आपका स्वागत है। बताइए किस हिसाब से आप ओपनिंग को देख रही हैं? कोई बढ़िया टॉप कन्विक्शन ट्रेड शेयर कीजिए आज के लिए। जी, आज के लिए जो एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है मुझे फिलहाल वो है एल&टी, और एल&टी में 1385 पे एसएल लगा के लॉन्ग साइड पे थोड़ी फर्दर मूवमेंट देख सकते हैं। थोड़ा आगे निकल गया लेकिन फिर भी
उसमें प्रोबेबिलिटीज है कि वो 40, 30, 35 एंड इवन 50 तक जाने के लिए कोशिश कर सकता है। द ओनली थिंग इज मार्केट होल्ड नहीं कर रहा ओपनिंग गेन्स को, तो थोड़ा डिप पे एंटर करिएगा। रणनीति आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई LNT पर एशियन पेंट्स पर रुझान डालेंगे। यहां पर बहुत बढ़िया आपको मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जुड़ेंगे राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी, कोई रणनीति एशियन पेंट्स पर? सर जी, एशियन पेंट ये यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये अपने मूविंग एवरेज का जो क्लस्टर है, जो सपोर्ट है, इसको ये होल्ड करा है पिछले कम से कम 20-22 ट्रेडिंग सेशन से। और मुझे लगता है इस लेवल पे आपकी रिस्क जो है मिनिमल है। तो किसी को लॉन्ग टर्म भी लेना है या आप मीडियम टर्म लेना है तो ये लेवल बढ़िया है। ट्रेडर के लिए क्या होगा, 2440 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। इसका स्टॉप लॉस आपका होगा 2420 का, यानी आज का दिन के लो के नीचे रखे। जैसे ये 2460 का लेवल निकलेगा, मुझे लगता है ये 2550 का टारगेट अनफोल्ड करता है। इसलिए मुझे एशियन पेंट बहुत बढ़िया लगता है। कंसोलिडेशन है और ये एक मौका है। जी देखिए साहब, जरा स्क्रीन पर 2-3 चार्ट्स लेके आइए, दिखाइए क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ये आईपीओ कल लिस्ट हुआ था और यहां पर बढ़िया मोमेंटम आपको कम से कम आता हुआ दिख रहा है। सिर्फ प्राइस एक्शन चेक किया जा रहा है। 1488 रुपए का यहां पर आईपीओ बेचा गया था और अब ये आपको आईपीओ प्राइस के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। बहुत ही शानदार ब्लॉक डील्स होती हुई 28 लाख रुपए की, 30 लाख, 93 लाख, यहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या ये मोमेंटम चेस किया जाए? जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। देखिए काउंटर नया है, अभी तो ओनली कुछ घंटों का यहाँ पे प्राइस बिहेवियर है, बट उसको भी एनालाइज करो तो सबसे अच्छी बात है कि आज का जो ओपनिंग जोन है वो एक मेजर सपोर्ट रहेगा। देखिए 1430 का जो ओपनिंग हुआ है ऑलमोस्ट वही लो है, तो उस लेवल को ध्यान रखें। और जिस हिसाब से पिछले लगभग 5-6 घंटों से कंसोलिडेट होकर 1485-90 के जोन को नहीं सरपास कर रहा था और आज ओपनिंग में उन लेवल को सरपास कर रहा है, तो थोड़ा मोमेंटम बनेगा। काउंटर में जो भी प्राइस हिस्ट्री है उसके हिसाब से लगभग आप देखोगे पोजिशनल 1430 का सपोर्ट, इमीडिएट बेसिस पे 1475 का सपोर्ट है। ऊपर में शायद ये काउंटर 1570-1600 तक के लिए टारगेट किया जा सकता है। ये दूसरा दिन लिस्टिंग का और बहुत लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती हुई दिखेगी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, जो अब आपको आईपीओ प्राइस से कम ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चंदन जी, आप ही से जुड़े रहेंगे। आपके लिए प्रस्तुत है हेल्थ केयर ग्लोबल। गैप अप ओपनिंग हुई है और काफी सारे फार्मा, हॉस्पिटल्स और लैब स्टॉक्स फोकस में हैं। कोई रणनीति आप हेल्थ केयर ग्लोबल पर सेट करना चाहते हो तो? इस पूरे सेक्टर पे हम पॉजिटिव रुझान रख रहे हैं। हेल्थ केयर ग्लोबल की बात करें, लाल तकलीफ या दूसरे जो काउंटर है, और इसका जो ओपनिंग है वो काफी शानदार है और पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है। और इस मार्केट में उन्हीं काउंटर को ढूंढना चाहिए जो मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और हल्का सा रिकवरी आती ब्रेकआउट दे रहे हैं, और ये काउंटर उस कैटेगरी में सबसे परफेक्ट स्टॉक है। और आज का जो गैप अप ओपनिंग है वो और भी इस काउंटर का जो पॉजिटिव मूव है उसको बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी के मौके रहेंगे। 178 का स्टॉप लॉस रहेगा, काउंटर मेरे हिसाब से 190 और फिर 202 तक के टारगेट को छूता हुआ नजर आएगा। काउंटर्स पर ध्यान देते हैं। आशीष चतुर्मोता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एफएनओ की चर्चा होती है, वीरेंद्र जी को भी जोड़ते हैं। वीरेंद्र जी, बीपीसीएल और आशीष जी, आपकी रणनीति बीपीसीएल पर। दिन का उच्चतम लेवल 428, स्टॉक 3 दिन से गिर रहा है, गैप अप ओपनिंग। बिल्कुल शैल जी, मेरे हिसाब से तो एक अच्छा आपको यहाँ पे रिवर्सल देखने को नजर आएगा, क्योंकि कल हमको जो सेल ऑफ इसमें देखने को मिला वो कैरी रिलेटेड लेट भी था और जनरल मार्केट का भी वीकनेस था, बट ओवरऑल मुझे लगता है डबल बॉटम स्टॉक में डेली चार्ट पर बना चुका है। एक अच्छी रिकवरी 446-450 के जोन तक मुझे बीपीसीएल में आती नजर आ रही है। यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस रखना चाहिए 427 का। 427 के स्टॉप लॉस के सामने 446 के इमीडिएट लेफ्ट बीपीसीएल के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। जी हाँ, बीपीसीएल अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग स्टेबल होता हुआ और अच्छे मूव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शायद सरकारी कंपनियों में भी आज एक डिसेंट मूव है। राजेश जी, मैं कंटेनर कॉर्प को पहला ट्रेड में बात की थी और मैं इसको रीड कर रहा हूं, अब ये अपनी डे हाई पर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी
वो थी 23 मार्च की, उसके हाईएस्ट को क्रॉस करता है। डॉक्टर साहब प्लीज इसकी 600 की कॉल लेके आइएगा, स्लाइटली आउट ऑफ मनी में जाएंगे। राजेश जी इस बिहेवियर पे आपकी राय? लुक एट वॉल्यूम्स इन कंटेनर कॉर्प, कल के टोटल वॉल्यूम का लगभग 1/3 वॉल्यूम मात्र 15 मिनट में हो चुका है। इसको कैसे अप्रोच करेंगे? और कंटेनर कॉर्प की मैं यहां पे 600 की कॉल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 600 आपका आज से 7-8 सेशन पहले का ही हाई है, ये ट्रेजेक्टरी। इस कॉल पे, इस स्ट्राइक पे आपकी राय? हार्डली 19 रुपए 80 कितने पे? 19.80 पे थी, 20 पे थी, ट्रेड कर रही। आपकी राय से ऑप्शन पे? वीरेंद्र, जब आपने बात की तो 1980 के आसपास थी, अभी ये 20 हो गई है और 600 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और मुझे लगता है वीरेंद्र देखिए आपने पॉइंट तो सही रखा है, यहाँ पे 575 के आसपास का एक माइनर छोटा सा एक स्विंग ट्रेड आप कह सकते हैं कि स्विंग का जो हाई था एक रेजिस्टेंस है, वैसे जैसे निकलेगा मुझे लगता है ये 600 का अप्रोच करेगा। सो 600 का कॉल बाय करे 20 रुपए के आसपास, स्टॉप लॉस 5 रुपए का मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है 30-35 का एक टारगेट, एक रेंज लेके यहाँ पे काम हो सकता है। याद रखिएगा 35 तक का स्विंग ये ऑप्शन आपको दे सकता है। निफ्टी अब एक इनिशियल डिप के बाद थोड़ा सा बेहतर होता हुआ, और याद रखिएगा ओपनिंग पॉइंट जो था उस क्लस्टर को 14,500 को अगर पार करता है तो 530, 537 वहां तक का स्विंग दे सकता है। मीनवाइल कुछ ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स को देखिए आप जिनमें पुल बैक आता हुआ। लुक एट LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने कल सेकेंड हाफ में बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया था। राजेश पालवे जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस एग्जैक्टली इस वक्त अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे ट्रेड करता हुआ, आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे? तो बिल्कुल पुल बैक के लिए इसको बाय करना चाहिए। और कल सेकंड हाफ में भी काफी अच्छी इसमें एक्शन देखने को मिली थी और हमें लगता है कि ये मोमेंटम इसमें कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ से इसका जो टारगेट आना चाहिए 435 तक का इसका टारगेट आते हुए दिख सकता है। तो 430 की कॉल ऑप्शन भी ली जा सकती है करंट लेवल से। फ्यूचर के स्टॉप लॉस जो मैं सजेस्ट करूंगा वो आना चाहिए करीब 415 के आसपास। 430-35 ये टारगेट होंगे। 430 की कॉल ऑप्शन जो कि करीब 17 रुपए 50 पैसे, 17 रुपए 25 पैसे के आसपास ट्रेड करी, ये भी बाय की जा सकती है। इसमें स्टॉप लॉस रखे 14 रुपए के आसपास और टारगेट होना चाहिए इसके 26 रुपए के। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस जिस तरीके से मूवमेंट आया है मुझे लगता है ड्यूरिंग द डे 435 के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। चलिए, इनिशियल प्राइसेस आपको IPO ट्रेड में आते हुए दिखेंगे कल्याण ज्वेलर्स पर और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। ये प्राइसेस हैं लगभग 75 से 78 रुपए कल्याण के लिए जो कि 87 पर आया था, और 304 रुपए 95 पैसे सूर्योदय के लिए जो आपको IPO प्राइस आता हुआ दिखा था 305। ठीक ठाक आपको मोमेंटम दिखेगा। वापस नजर डालते हैं क्राफ्ट्समैन पर, यह आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 1530। और मेरा रुझान जरा एक बार लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को भी देखने का है। यहां पर कल दो शानदार फंड्स ने खरीदारी की है, गोल्डमैन सैक्स और प्लूटस वेल्थ। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का स्टॉक प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ, जी हां ये है फिलहाल स्क्रीन पर 165 रुपए के आसपास आपको आता हुआ दिखेगा। चलिए और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं कहां आपको बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है। जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से और उनसे एनालाइज करवाएंगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। यहां पर एक बढ़िया रिपोर्ट भी आई है लॉन्ग साइड पर जो आपको हायर प्राइस टारगेट्स देख रही है। बहुत बढ़िया मोमेंटम और वॉल्यूम इस काउंटर पर। एनालाइज कीजिए मानस जी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। देखिए अभी मॉर्निंग में मेरी जब बात आपसे हुई तब मैंने शैल जी बताया कि जब तक 514 रुपए 515 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है तब तक तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं और फ्रेश लॉन्ग बनाने हैं 555 के ऊपर। तो 555 के लेवल तो ऑलरेडी ब्रेक हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से अब मौका है आप खरीदारी करिए। 544 का स्टॉप लॉस रखिए, 15 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ मैं उम्मीद करता हूं कि रीसेंट हाई ब्रेक होंगे, स्टॉक कम से कम 600 रुपए के लेवल्स 1 से 2 दिनों में टच कर सकता है। चलिए ये मोमेंटम फिलहाल स्क्रीन पर आपके सामने आता हुआ टाटा पावर और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। वीरेंद्र ये दो काउंटर्स हैं जो आपको बढ़िया तरीके से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं FNO में। कोई सत्र आपके सामने हो तो जरूर बताइए कॉल्स में। जी हाँ, एक बार जरा स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पर और उसके बाद शैल जी एक अलर्ट ये है कि निफ्टी ने 14,500 को पार कर दिया है, तो 14,500 को पार करने की अप्रोच कर रहा है। मॉर्निंग हाइस को अगर आप देखें तो पार करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स गुड, ये अच्छी चीज है। टाटा पावर लेके आइए स्क्रीन पे। आज से अगर आप देखें 2 दिन पहले ही अगर आप देखें हम इसकी 105 और 110 की कॉल पे ट्रेड करने की बात कर रहे थे और ये देखिए 500 की ट्रैजेक्टरी को। मानस जी आप कैसे अप्रोच करेंगे इसको टाटा पावर को? और 105,
450 ये एक हर्डल जोन है, अगर ये काटता है तो ये स्टॉक क्या करेगा और आपका टेक क्या होगा इस पे, और कोई ऑप्शन ट्रेड हो तो बताइएगा प्लीज। सबसे पहले अगर आपको ध्यान हो तो भी उस टाइम उसने 96 के आसपास के लोज बनाए और वहां पर पुल बैक देखने को मिला। कल फिर 96 के लेवल टेस्ट हुए और वहां पर उसके नीचे की गिरावट देखने को नहीं मिली और आज पुल बैक देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी एक इंटरडे चार्ट पे एक ब्रेकआउट आ गया है, आप अभी खरीदारी कर सकते हैं। 98 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस रखिए तो कुल मिला के 4 रुपए का रिस्क है। लेकिन जिस तरह का पैटर्न बन रहा है वीरेंद्र जी, मैं तो उम्मीद करता हूं कि अगर ये एक बार 103 104 के ऊपर निकलेगा तब वहां पर काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है और पिछले हाई टेस्ट हो सकते हैं। तो उस केस में 110 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे लिए टाटा पावर में खरीदारी करनी चाहिए और 98 के स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जी हाँ, कंटेनर कॉर्प इस बीच अगर आप देखें जो ट्रेड हमने पिक किया था वो ऑप्शन आ गया है 2160, 19 रुपए का वो ऑप्शन। और लुक एट कंटेनर कॉर्प 576.40 डे हाई पर, ये एक लाख। चलो अगर आप देखें जैसा बिहेवियर है इसका, बीपीसी अच्छा करता हुआ और कंटेनर कॉर्प अब टॉप गेनर है अगर आप देखें डेरिवेटिव्स में, जिन स्टॉक्स में गेन है उसमें का। उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज है, टाटा पावर शैलजी ने पिक किया, अभी मैंने कमेंट ली इस पर। और उसके बाद एक बार आप देखिए एक और स्टॉक जो कि ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से बाहर आता हुआ, दैट इज अशोक लेलैंड। लेकिन अशोक लेलैंड पिक करूं क्या, लेट्स लीव इट। ऑटो में थोड़ी सी वीकनेसेस को छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। सेल अच्छा करता हुआ एमएनएम फाइनेंस को पिक करने की कोशिश करते हैं। यस एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल बिहेवियर से आज ये पुल बैक देता हुआ। राजेश पालवे जी, एमएनएम फाइनेंस पे आपका टेक कल की कैंडल अगर आप देखें जो कि लोअर शैडो थी, काफी वाइड थी, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि एक हल्का सा पुल बैक जनरेट करेगा अब डे हाई पे फ्लो करता हुआ। इस ट्रेड में कोई दम है, चेस करेंगे आप या फिर अवॉइड करेंगे? देखिए वीरेंद्र जी, इसका वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में पिछले 4-5 वीक से जो स्टॉक का एक बेस बना हुआ था करीब 198 के आसपास, वहीं से स्टॉक वापस से आज भी बाइंग एक्शन दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 198 197 के जोन को ब्रेक डाउन नहीं देता है, यहां से बिल्कुल एक पुल बैक का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि 4-5 वीक का एक बेस है तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल जैसा प्ले करेगा 198 197। तो छोटा ही स्टॉप लॉस रखें, 197 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें फ्यूचर में, और यहां से टारगेट पुल बैक बनता है तो इसमें जो टारगेट आना चाहिए 205 से 206 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो 197 छोटे स्टॉप लॉस से पुल बैक के लिए बिल्कुल ट्रेड किया जा सकता है। जी चलिए, फिलहाल काफी बहुत चर्चा हुई लॉन्ग कॉल्स की। जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, मुझे काफी बिकवाली पीवीआर में गहराती हुई दिख रही है। स्टॉक अपने 200 डीएमए के है और जो कोविड के चलते परेशानियां हैं वो छोड़िए, सिटीज अब आपको स्टेट्स रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए दिख रहे हैं कि भाई आप मॉल्स में मत घुसिए, आप अगर टेस्ट कराते हैं तभी आपको एंट्री मिलेगी। पीवीआर पर पोजिशनली अपनी राय दीजिए। स्टॉक आपको ट्रेड अप करता हुआ दिखेगा, दिसंबर के लोएस्ट लेवल 1225। जैसे जिस हिसाब से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लग रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते, थिएटर में 50% कैपेसिटी है, तो लोगों में थोड़ा सा फियर है और यूजुअली लोग अवॉइड ही करेंगे थिएटर्स में जाना, वर्क फ्रॉम होम और वर्क थिएटर पे भी फोकस करेंगे, होम थिएटर पे। तो पीवीआर सारे सेंटीमेंट से पॉजिटिव है और चार्ट देखोगे तो लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और मेनली लगातार पिछले 6 दिनों से काउंट में बिकवाली है और वीकली चार्ट में ये दिसंबर के लोज को तोड़ रहा है। अभी भी वीकनेस बनी हुई है, शॉर्ट्स के बिल्टअप है और शॉर्ट्स रोल ओवर कैरी अप्रैल सीरीज में हुए हैं, तो यहाँ पे वीकनेस बनी रहेगी। 1265 के आसपास का मेजर रेजिस्टेंस रहेगा और उसकी वजह से काउंटर लगभग 1175 1180 की तरफ फिसल सकता है। मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, आज का टॉप गेनर निफ्टी एफएनओ में आपको दिखेगा टाटा मोटर्स। स्टॉक ऑलमोस्ट रडार से आपको वापस आता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा लो 291 और ये अपने 50 ईएमए से एक ठीक ठाक रिवर्सल दे रहा है। कोई रणनीति टाटा मोटर्स पर पोजिशनली होगी अगले हफ्ते? मैं समझता हूं कि शायद ही थोड़ा और इंतजार करिए टाटा मोटर्स के लिए, अगर आपको खरीदारी करनी है। अगर 304 305 के ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करनी है। और उसका रीजन देखिए ये है कि चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 50 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो गया था मेरे ख्याल से कल के टाइम में। आज रीगेन जरूर किया है 50 डे मूविंग एवरेज, लेकिन ब्रेकआउट का जो लेवल है वो 304 है। तो 304 के ऊपर खरीदारी करेंगे, उससे पहले टाटा मोटर्स में खरीदारी नहीं करनी चाहिए।
और जरा चर्चा करते हैं आपके सामने उन स्टॉक्स की जो चहक रहे हैं इस शानदार तेजी में। फिलहाल निफ्टी 150 अंक ऊपर 14,475 और ऑलमोस्ट आपके सामने अब 25 मिनट हो गए हैं बाजार खुले हुए, तो ये कम से कम गेन्स आपको मुस्तैदी से पकड़ता हुआ दिखता है। चलिए मैं आपके लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं RVNL। देखिए एक अच्छे गैप डाउन के बाद ये स्टॉक आपको बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। काफी हमने बिकवाली देखी, OFS चल ही रहा है। अब आप रणनीति सेट कीजिए इस काउंटर पर। क्या ये खरीदने वाला बनता है पोजिशनली? 28 रुपए 85 पैसे। बिल्कुल, देखिए इस काउंटर में ओवरऑल तो जो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है और डिप्स आते यहाँ पे बाइंग हो जाती है। अब पिछले लगभग 8 वीक से हम देखें तो 26 रुपए 50 पैसे 27 रुपए के आसपास मल्टीपल सपोर्ट देखने को मिलते हैं और कल लगभग 27-25 के लो बना के काउंटर टर्न हुआ और आज गेप अप ओपनिंग हुआ है। तो यहाँ पे एक लोअर बैंड से टर्न हो रहा है, इसलिए खरीदने की सलाह रहेगी। ऊपर में हमारा मानना है लगभग 33 से 34 रुपए तक के टारगेट बनेंगे, तो जरूर यहाँ पे 33 से 34 तक के लेवल के लिए काउंटर में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस अगर आप हमारे साथ थोड़े समय पहले से जुड़े हैं तो अब आपको और ऊपरी सतह की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। 562 रुपए मेरे सामने जो प्राइस आ रहा है वो है 562.85। इस पर लॉन्ग कॉल आपको कुछ समय पहले मानस जायसवाल साहब दे ही चुके हैं। चलिए, फिलहाल आपके सामने 942, निफ्टी 127 अंक ऊपर और 372 अंक की तेजी आपको दिख रही है बैंक निफ्टी पर 33,365। जुड़ेंगे राजेश सतपुते साहब से और राय लेंगे पिडिलाइट पर। अगर एशियन पेंट्स आपको चलता हुआ दिख रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि पिडिलाइट का स्टॉक आपको पीछे दिखे। रणनीति पिडिलाइट पर सतपुते साहब। जी, रणनीति तो यही रहेगी, जहां जहां डिप मिले वहां पे पीडीलाइट को एक्यूमुलेट करते जाइए। 1750 का ब्रेकआउट लेवल है, जो पैटर्न दिख रहा है दैट्स फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट, और आप इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। तो इसका जो टारगेट है वो दैट इज वेरी अट्रैक्टिव। 1950 कम से कम टारगेट होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको कवर करना शुरू किया। ये 1750 और 1800 ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन करें, 1750 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और आप 1950 का टारगेट मुझे लगता है इस सीरीज में प्रोबेबली आपको देखने को मिलेगा। ओके, पिडिलाइट अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग अच्छा मूव देता हुआ। इस बीच अगर आप देखें बैंक निफ्टी थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ। निफ्टी को उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट यानी 14,500 537 पार करने में जो दिक्कत आ रही है वो है बैंकिंग स्टॉक के बिहेवियर से। रिलायंस भी बैकफुट पे, रिलायंस एक बार फिर से अगर आप देखें 2000 के लेवल पे आता हुआ, तो पूरा का पूरा बाजार सिर्फ अगर आप देखें बैंकिंग के डिसअपॉइंटमेंट से अगर आप देखें बैकफुट पे आता हुआ। मेजर्स अच्छा कर रहे हैं, मेजर्स अभी भी डी हाई की ट्रेड में आके ट्रेड कर रहे हैं। लुक एट जेएसपीएल कल भी हमने क्लोजिंग में डिस्कस किया था, जेएसडब्ल्यू स्टील कल भी हमने क्लोजिंग में डिस्कस किया था, अच्छा करते हुए। राजेश पालवे जी, अगर आप जेएसपीएल को देखें तो मैं चार्ट्स पे इसको मॉनिटर कर रहा था, ये स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ और ये 20 डेमा को पार करने की तैयारी कर रहा है। मैं एक प्रीएम्प्ट करने वाला ट्रेड ले रहा हूं राजेश जी, और फ्यूचर्स छोड़ते हैं। एक काम करते हैं, 315 पे ट्रेड कर रहा है तो 320 का कॉल ऑप्शन लेके आइएगा। 320 का कॉल ऑप्शन क्या है? 320 कॉल ऑप्शन मतलब आप समझ लीजिए कि मेरे पिछले 3-4 दिन के प्राइस हाई रेंज की ट्रैजेक्टरी है। 320 का कॉल का प्रीमियम है हार्डली 18 रुपए 25 पैसे ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। आपकी इस ऑप्शन पर आए, चेस करेंगे आप इसको या फिर फ्यूचर्स पर आए आपकी? तो वीरेंद्र जी देखिए, मेटल सेक्टर काफी स्टेबल लग रहा है और जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है और आज भी ओपनिंग के बाद से वापस से मेटल स्टॉक्स में थोड़ा बाइंग एक्शन जरूर बना हुआ है। तो जिंदल स्टील एंड पावर का सेटअप देखें तो बिल्कुल नियर टर्म चार्ट सेटअप के हिसाब से पॉजिटिव टेरिटरी में है, वोलेटिलिटी को इसने एब्जॉर्ब किया है, तो ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना चाहिए। फ्यूचर में अभी थोड़ा अवॉइड करें, मेरे हिसाब से ऑप्शन बाय करें, इसमें छोटे स्टॉप लॉस रखें। आज के डे लो के आसपास का स्टॉप लॉस 16 रुपए 75 पैसे का आज का लो है इस ऑप्शन का, तो 16 रुपए 50 पैसे के आसपास कई स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें। और ये इसमें जिस तरीके से सेटअप है तो लगता है कि एक बार ये स्टॉक 322 से 325 ये रेंज में एक बार मोमेंटम दिख रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स का बीएससी पर 74 रुपए के आसपास ये सेटल होता हुआ आपको दिखेगा। यहां पर 87 रुपए का आईपीओ आया था, तो थोड़ी निराशा कल्याण ज्वेलर्स पर और यही परेशानी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आती हुई 305 रुपए के इशू प्राइस के सामने 293 रुपए पर आपको ये काउंटर सेटल होता हुआ दिखेगा। तो दोनों आईपीओज में जबकि कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन लेवल खास नहीं था, आपको निराशा हाथ लगती हुई दिख रही है। कम से कम पहले दिन ये प्राइसेस सेटल हुए हैं
15% डिस्काउंट पर कल्याण ज्वेलर्स 87 रुपए के सामने 74 रुपए, और लगभग 10 रुपए नीचे, 12 रुपए नीचे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको सेटल होता हुआ दिखेगा 293 पर। यहां पर हम लोग ट्रैक करते रहेंगे इन दोनों काउंटर्स पर, और फिलहाल जो है शुरुआती सत्र में यहां पर परेशानी उन आईपीओ होल्डर्स के लिए जिनके डीमैट अकाउंट्स में ये दोनों काउंटर्स आए थे। चलिए वापस बाजार पर ध्यान देंगे। ये दोनों स्टॉक्स पर आप टिकर पर नजर रखिए, और ये फिलहाल आपको सेटल होते हुए दिख रहे हैं एक्सचेंजेस पर। यहां पर हमारी ध्यान रहेगी, दोबारा इस पर रणनीति सेट करेंगे जब ये स्टॉक्स लिस्ट होंगे 10 बजे। चलते हैं प्रकाश गाबा साहब के पास। गाबा साहब, बर्जर पेंट्स पर आपकी कोई रणनीति? बर्जर पेंट मुझे अच्छा लगता है, एशियन पेंट तो अच्छा है, लेकिन बर्जर पेंट में भी तेजी नजर आती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और करीब 730, 32, 35 के आसपास है। मुझे लगता है 760 तक जाना चाहिए। बर्जर पेंट्स में एक बाइंग बनती है। 142 रुपए के आसपास आपको बर्जर पेंट्स ट्रैक करता हुआ दिख रहा है। उम्मीद की जा रही है कि एशियन पेंट्स को यह कंपनी फॉलो करती हुई दिखेगी चार्ट्स पर। भसीन साहब का स्वागत करेंगे। भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। बताइए कोई बढ़िया ट्रेड्स आप अप्रैल में देख रहे हो आज पहले दिन एफएनओ एक्सपायरी पर? Good morning. So देखिए, we've had a very difficult March and more to do with global cues, some of the rise in COVID, but all that is now on the back burner. There was this proverbial loss booking which happens end of March or March series में आपने देखा. I think April is starting on a very light note. The market is very light. So I wouldn't be surprised कि अगर by the first week of April we are up back to 15,000. It won't be surprise me at all. और जैसे आपको कहा है 5 तारीख अप्रैल के बाद मेरे हिसाब से बाजार की दशा बदल जाएगी, और बहुत मुझे ऑप्टिमिस्टिक है कि वी विल गो एंड रीटेस्ट 15,300 to 15,400 in the month of April. So again, an opportunity to get into quality stocks. That is what the key has been. And you'll have to ignore the rhetoric which goes around the rise in COVID and so on. Bond yields US में भी अब फ्लैट हो गए, और I think globally ये जो करेक्शन थी लास्ट वीक ऑफ 10 दिन में, वो अब एक एंड पे आ रही है. एशियन मार्केट्स आर रिबाउंडिंग वेरी स्ट्रांगली एज ग्रोथ गेट्स बैक. तो आज के लिए 2 पिक्स हैं. क्रूड कितनी घटा है, और साथ में आप देख रहे हैं कि हार्डली मार्जिनली उसमें प्राइस कट हुआ है. मुझे लगता है बीपीसीएल में जो डिलीजेंस होनी थी हो गई है. न्यूमालिकल रिफाइनरी में कल आपको गो एहेड आ जाएगा. न्यू बीपीसीएल इज लुकिंग सेट फॉर 465. तो 425-26 में लीजिए. 415 का स्टॉप लॉस है, 465 का टारगेट. दूसरा बाय होगा मेरा मनपसंद गोदरेज प्रॉपर्टी, जो मेरे को लगता है कि इस महीने में 1650 का भाव दिखा सकता है. तो 1380-82 में लीजिए. 1340 का स्टॉप लॉस और 1600 का टारगेट. चलिए, ये 2 कॉल्स भसीन साहब की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। बीपीसीएल पर हमने रणनीति ऑलरेडी सेट कर ही ली है, और आपके सामने एक और बहुत बढ़िया कॉल वो देते हुए इस पर फिलहाल चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक आपके सामने जो खबर आ रही है वो आ रही है रेलवे से। हमारी रिपोर्टर दीपाली जी, जो इस सेक्टर को पिछले दशक से ट्रैक कर रही हैं, उन्होंने खबरें भेजी हैं कि भाई किसान एजिटेटर्स जो हैं वो 31 लोकेशन पर बैठे हुए हैं, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास, अंबाला, फिरोजपुर, और इस वजह से आपको रेल मूवमेंट है वो अफेक्ट होता हुआ दिखा है 32 लोकेशन पर फिलहाल 9 बजे तक, और टोटल ट्रेन जो हैं वो डिटेन हुई हैं लगभग 31। 4 शताब्दी जो हैं वो भी आपको कैंसिल होती हुई दिख रही हैं। तो आपकी अगर मित्र मंडली उस ट्रेन में आ रही हो तो आप उन्हें सचेत कर सकते हैं, और अगर आप उस तरफ का ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो वो शायद आपको ना होता हुआ दिखे। बिल्कुल सही मौका। आईआरसीटीसी पर नजर डलवा लेते हैं मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, काफी लंबी अवधि से आपको बुकिंग प्रॉफिट दिखता है आईआरसीटीसी पर। हम लोगों ने उच्चतम लेवल देखा यहाँ पर 2074, और स्टॉक दिन का न्यूनतम लेवल 1730। कौन सा बाय जोन होगा यहाँ पर? देखिए, बाय जोन के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा शायद जी। मेरे हिसाब से जब तक ये 18 मिनट के लेवल ब्रेक ना करे आपको खरीदारी नहीं करनी है। देखिए, ट्रेंड निगेटिव दिखता है क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन गए हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि कम से कम वो पिछले लोग कल इसने ब्रेक नहीं किया। 50 डे मूविंग एवरेज पे लगातार सपोर्ट ले रहा है, तो आपके पास पोजीशन है तो आप 1700 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी तो 1800 के ऊपर ही करनी है।
हाल 1800 के लेवल पर आप खरीदारी कीजिए। यहां पर बिकवाली शायद आपको आती हुई दिखे। यातायात प्रभावित है क्योंकि एजिटेटर्स आपको ट्रैक्स पर बैठे हुए दिखेंगे। वापस जुड़ते हैं वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, आपकी नजर में डलवाऊंगा एफएनओ पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 2 या 3 बहुत बढ़िया ब्रोकरेज अपग्रेड्स आपको आते हुए दिखे और 698 रुपीज पर यह कोशिश कर रहा है अपने 200 डीएमए को तोड़ने की रणनीति। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लेके आइए। देखिए पूरा का पूरा सेक्टर रखिए। नेस्ले में पुल बैक है, ब्रिटानिया में पुल बैक है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में पुल बैक है, एचयूएल में पुल बैक है। पूरा का पूरा स्पेस अच्छा करता हुआ शायद ने ये स्टॉक का जिक्र किया ना, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। हालांकि इसके बाद में कोई और ट्रेड लेता है, मैंने ऑप्शन स्कैन करके बैठा था, लेकिन एचयूएल ब्रिटानिया डे हाई पर है तो उस पर मार्क करते हैं। कैंडल स्ट्रॉन्ग है और अभी अभी ये एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। राजेश पालवे जी, आपकी अप्रोच क्या होगी? ये पूरा का पूरा सेक्टर एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी, ओवरसोल्ड भी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी। इस पर आपके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस क्या होंगे और कोई ऑप्शन ट्रेड हो तो बताइएगा। इसके बाद मैं एक और ऑप्शन बताता हूं। जी, तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का अगर मैं सेटअप देखूं तो कहीं ना कहीं इसका जो नियर टर्म सेटअप है दिखा रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन इसमें होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में पिछले दिनों में एक प्राइस बैंड अगर हम देखें तो एक नैरो बैंड में इसमें एक कंसोलिडेशन एक्टिविटी देखने को मिली और अब ये स्टॉक अपने हायर बैंड को पेनिट्रेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस तरीके से इसमें मोमेंटम आया, मुझे लगता है कि इसके टारगेट आना चाहिए 715 से 720 तक के। ये एक इमीडिएट ट्रेडिंग टारगेट है, बट मुझे लगता है अगर ये 715 का रेंज क्रॉस करेगा तो कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन भी होगा। तो ये स्टॉक को यहां से कॉल ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। 720 की कॉल जो कि करीब ट्रेड कर रही है अभी 20 रुपए के आसपास, इसे भी बाय किया जा सकता है। इसके टारगेट होना चाहिए करीब 26 रुपए से 27 रुपए तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखे इसमें 17 रुपए का। और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में स्टॉप लॉस रखे फ्यूचर का जो कि करीब आएगा 696 के आसपास और टारगेट आएंगे 720 तक के। जय, इस बीच अगर आप देखें आपकी स्क्रीन के बगल में आपको दिखाई देगा लिस्टिंग के विजुअल्स। कुछ देर में लिस्टिंग्स पे जाएंगे, लेकिन पालवे साहब मुझे जिस ऑप्शन ट्रेड पे कन्विक्शन आ रहा है वह है LIC हाउसिंग फाइनेंस। लुक एट द चार्ट, 50 डेमा को पार करता हुआ। डायरेक्टर साहब इसकी 430 की कॉल ऑप्शन लेके आइएगा। ये कॉल ट्रेड कर रही है 18 रुपए के आसपास, 18-20 के आसपास। आज अगर पुल बैक खेलना है तो इस कॉल के जरिए खेले क्या राजेश पालवे जी? क्या बेहतरीन चार्ट, बिहेवियर और वॉल्यूम्स और पैटर्न इस ऑप्शन पे आपकी राय, बहुत लीस्ट रिस्क के साथ? और स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिख रही है, आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है इस सेक्टर में, और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये 435 की तरफ LIC मूव होगा तो ऑप्शन 430 का बिल्कुल बाय करना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 16 रुपए के आसपास या 1575 जो आज का लो है वही स्टॉप लॉस रखे और इसमें टारगेट जो हमें लगता है आना चाहिए वो 24 रुपए से 26 रुपए तक के। तो LIC यहां से काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। कल भी लास्ट के 1 घंटे में काफी अच्छी बाइंग एक्शन थी। आज ओपनिंग के बाद से जिस तरीके से बाइंग आई है, डेली चार्ट पे देखें तो एक नियर टर्म सेटअप में एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी किया स्टॉक में करेक्शन के बाद। तो एक रिवर्सल का ट्रेड है और 30-35 तक का ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। ये रणनीति आपको आती हुई दिख रही है फिलहाल काउंटर पर LIC हाउसिंग फाइनेंस। वीरेंद्र जी, मैं आपका ध्यान केंद्रित कराऊंगा HDFC पर। ये स्टॉक आपको बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहां पर कोई ऑप्शन ट्रेड ढूंढिए और जुड़ते हैं राजेश सतपुते साहब, जब तक आपको एक टेक्निकल लॉन्ग कॉल देंगे इस पर। इसमें HDFC में ऑप्शंस भी देखें तो 2400, 2500 और 2600 ये 3 स्ट्राइक पे काम हो रहा है। बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी यहाँ पे दिखती है तो 2500 पे जो मीडियन है एग्जैक्टली 2500 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है ये लेवल सही रहेगा आपको लॉन्ग कॉल इनिशिएट करने में। तो यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करें, पोजिशनली स्टॉप लॉस होगा आपका 2490 का। इसका पहला पड़ाव रहेगा 2560, 2570। एक बार ये लेवल निकले उसके बाद ये शॉर्ट कवरिंग रैली मुझे लगता है फिर 2650 तक भी चली जाएगी। सो एट दिस लेवल आपका जो रिस्क है HDFC लिमिटेड में वो मिनिमल है। सो इट्स अ लॉन्ग फॉर मी। स्टॉप लॉस रहेगा 2490 का।
90 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी रणनीति है यहाँ ऑप्शन पिक करने की, बहुत वेल डिफाइंड स्टॉप लॉसेज है यहाँ पे, याद रखिएगा जो आपने दिए हैं। और इसका कल का लो और परसों का लो था एग्जैक्टली इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी बैकफुट पे आ गया डिसाइसिवली और ओपनिंग पॉइंट से 80 पॉइंट अब तक लूज कर चुका है। और इसका स्पॉन्सर डाउन साइड का है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपने हाई से लगभग यानी वो जो ट्रेजेक्टरी थी ना 33,500 की, मॉर्निंग के अप्रोच में क्या बात हुई थी, 33,500 नहीं निकले तो लॉन्ग या फिर अपने शॉर्ट्स को कवर करने की जरूरत नहीं, वहां से 250 पॉइंट नीचे है। अब आइए शॉर्ट कॉल्स पे। लुक एट आरबीएल। पालवे साहब हमने कल भी इस पे शॉर्ट कॉल ली थी और वो बखूबी और आप देखें प्ले करके गई थी मॉर्निंग में, मैं और शैली जब थे। अभी फिर सेल एंड राइज की अप्रोच रखेंगे क्या इस स्टॉक में? 216 इट्स द बेस्ट जोन टू गो शॉर्ट, आपके मुताबिक है क्या? वीरेंद्र जी देखिए, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है, एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से इसमें सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, पुल बैक में बिल्कुल सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए, क्योंकि अभी 216 का लेवल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक कि इसके ऊपर क्रॉस नहीं होता क्लोजिंग बेसिस पे कोई भी पुल बैक आएगा उस पर सप्लाई बना रहेगा। लोअर साइड के मुझे लगता है जो इमीडिएट लेवल आना चाहिए वो करीब आएंगे 206 रुपए तक के, वहां पे इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं, 216 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें और टारगेट जो मुझे लगता है वो आना चाहिए करीब 206 रुपए तक के। चलिए फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर HDFC बहुत बढ़िया तरीके से दिन का उच्चतम लेवल मार्क कर रहा है। वीरेंद्र जी और सतपति साहब ने इस काउंटर को पकड़ा। अब आपके सामने अप्रैल में फ्यूचर्स में 2530 का प्राइस। जरा एक चीज और इंटरेस्टिंग चेक करते हैं इस काउंटर में कि मार्च में कितना हाईएस्ट लेवल था, तो ये आपको बढ़िया स्विंग ट्रेड बनता हुआ दिखेगा। देखिए लगभग 16 फरवरी को इस काउंटर ने आपको 2864 रुपए का हाईएस्ट लेवल लगाते हुए दिखे, बल्कि 2896, और अब आपको 2520 के आसपास ये स्टॉक करेक्ट होके मिल रहा है। और इसने अपना जो है 100 EMA टेस्ट किया है। तो पोजिशनली भी अगर आपके पास HDFC नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, तो ये एक बढ़िया लेवल होगा कि आप इसको खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में SIP के जरिए खरीदें। देखिए साहब, लाइए स्क्रीन पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल्स। अब आपके सामने 190 का प्राइस है। कल ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, लगभग 155 का जो IPO था वो आपके सामने अब 190। कल के ही सत्र में यहां पर बढ़िया आपने IPO लिस्टिंग में 2 दिग्गज फंड्स को खरीदारी करते हुए देखा। चर्चा करते हैं प्रकाश गाबा साहब से, बहुत ही छोटे डेटा सेट पर भी वो आपको IPOs में रणनीति। चलिए गाबा साहब के पास थोड़ी देर में जुड़ेंगे। राजेश पालिया जी से जुड़ते हैं। पालिया साहब, कोई इंट्राडे मोमेंटम आपको बढ़ता हुआ दिखता हो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर? देखिए डेटा पर सेटअप तो काफी कम है इसका, तो उसको एनालाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट फिर भी जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है इसमें मुझे लगता है कि यहाँ से 195 से 198 ये 2 टारगेट के लिए इसको लॉन्ग किया जा सकता है। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब रखना होगा यहाँ से 185 के आसपास। तो स्टॉक में डेटा सेटअप कम है, लेकिन जो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम अगर इसको देखें तो मोमेंटम इसमें बना हुआ है, तो 195 198 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, 185 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। समाप्त हो चुका है फिलहाल पहला सौदा का। कदम रखते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में और स्वागत करते हैं चंदन तपड़िया साहब का, आशीष महेश्वरी साहब का।